आज बहुत सारे यूथ है जो अपनी एनर्जी को नेटफ्लिक्स में, टीवी में, फालतू कामों को, फालतू वीडियोस को देखने में खराब कर रहे हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि अपने समय का थोड़ा समय निकाल के ऐसे लोगों की वो क्यों मदद उन्हें करनी चाहिए जो डिसेबल है? हमें एक लक्ष्य लेके घूमना चाहिए कि हम हमारी जिंदगी में कुछ समय, जैसे कुछ पैसे हम सेवा के लिए दान देते हैं, धर्म के काम में मंदिरों में देते हैं, ऐसे कुछ अपना समय ऐसे बच्चों के साथ बिताना चाहिए ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि इनके पास तो कितनी सारी प्रॉब्लम है, हमारे पास तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम डिप्रेशन में रहते हैं। जब आगे आप जो है कॉलेज की पढ़ाई में गई, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो पता चला मुझे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की आप डिग्री की पहली जो है ब्लाइंड छात्रा थी गर्ल्स में, राइट? हाँ। तो मैं बस एक बात जानना चाहता था आपसे कि क्या उस टाइम पे या आगे जब आप आगे पढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, तब उस टाइम पे कभी इसकी वजह से कभी भेदभाव होता था आपके साथ में? 22 साल की उम्र में ऐसा तो क्या अंदर से जागा कि आपको लगा कि मुझे जो है इस गांव को सुधारना है और गांव का सरपंच बनना है? मैं बैठी थी मेरी पंचायत में, ऑफिस में, 10-12 लोगों ने मिलके बोला सुधा आप रिजाइन कर दो। मैंने बोला मुझे गांव वाले चुन के लाए, आप लोग चुन के नहीं लाए हो। या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी छोटी समस्याएं बहुत बड़ी हो चुकी हैं और जिसकी वजह से अपने जीवन में जो साधना चाहते हैं वो नहीं साध पा रहे हैं। अंतिम क्या मैसेज आप देना चाहोगे? तो मैं पूरे युवा धन को, युवा लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ, आगे बढ़ने से दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस तरीके से बहुत पावरफुल थॉटफुल पॉडकास्ट हम आपके लिए लेके आने वाले हैं मेरे दोस्तों। और गुड न्यूज आपके लिए है कि अब हम ऑडियो वर्जन, मेरे दोस्तों, आप इसका सुन सकते हो स्पॉटिफाई के ऊपर, हमें फॉलो करके। दोस्तों किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि अगर तुम ठान लो तारे गगन को तोड़ सकते हो, अगर तुम ठान लो तो अपनी तरफ आने वाली सारी तूफान का मुंह मोड़ सकते हो। न्यू सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टीम, मेरे दोस्तों, एनएसआई टीम आपको हर बार किसी ना किसी ऐसे शख्सियत से मुलाकात करवाती है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ अलग किया है, कुछ हटके किया है, आपको इंस्पायर करने की कोशिश करती है। हमारा प्रयास ये रहता है कि जिंदगी में व्यक्ति के इंस्पिरेशन जरूरी है। आप कोई भी नया काम करने जाओ या जो काम कर रहे हो उस काम में अगर आपको लंबा टिकना है तो, और ये बात भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे दोस्तों कि जो व्यक्ति टिका है वही आखिर में जीता है। और उसी बात को ध्यान में रखते पूरे भारतवर्ष के अंदर मैं कोशिश करता हूं कि कुछ ऐसे इंस्पिरेशन लोगों से जिससे मैं इंस्पायर हो रहा हूं, जिसकी एक्टिविटी, जिसके काम को देख के मुझे प्रेरणा मिल रही है मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों को मैं मिलूं और अगर मुझे मजा आ गया तो मैं आपसे मुलाकात कराऊं। और उसी मेरे दोस्तों नागेश्वर शो के इस सीरीज के अंदर मेरे दोस्तों आज मैं आपसे जिससे मुलाकात करवाने वाला हूं, वाह, अल्टीमेट, मतलब जब इनसे मैं मिला तो मेरा दिल गदगद हो गया। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं मेरे दोस्तों, लगभग 25 लाख लोगों को मैं ट्रेनिंग दे चुका हूं, 70,000 की टीम आज की डेट में मैं लीड कर रहा हूं। दुनिया के 38 कंट्री में, अमेरिका में गया, जापान गया, अलग अलग देशों में गया मैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब मैं लोगों से मिलता हूं तो लोग अपनी छोटी बड़ी परेशानियों को बताते हैं, सर हमें ये दिक्कत है, हमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन आज जिससे मुलाकात मैं करवाने वाला हूं मेरे दोस्तों, आप जब उनकी कहानी सुनोगे और उनकी कहानी उनकी जुबानी सुनोगे तो आपको लगेगा ओ माय गॉड, मेरी समस्या इसके सामने तो कुछ नहीं है, मेरी समस्या इसके सामने कुछ नहीं है। और आज आप इंस्पायर होंगे, ये मेरा कमिटमेंट है। इस वीडियो को ध्यान से देखना, इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखना मेरे दोस्तों, क्योंकि ये जीवंत कहानी है। ये जीवंत कहानी है उस माता की जो पैदा जब हुई तो शायद उनका विजन नहीं था, उन आंखें थी लेकिन विजन नहीं था। लेकिन एक बात है, आज उनका विजन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि सुन के और देख के मेरे दोस्तों अच्छे अच्छों के पैर हिल जाते हैं। ये 21 साल की उम्र में, ये देख तो नहीं सकती थी, लेकिन 21 साल की उम्र में ये गांव की सरपंच बनी। और उस वक्त जब पूरे गांव ने इनका विरोध किया, बाकी जो कॉन्टेस्ट थे उन्होंने इनका विरोध किया, ये वर्ल्ड के टॉप 10
पावरफुल पर्सन्स में से मेरे दोस्तों एक अवार्ड दिया गया था अमेरिका के अंदर, वहां पे ये गई अवार्ड जो है इनको नवाजा गया उस खिताब से। और इस तरीके से बहुत सारी बातें, अभी बातें मैं आपको इसलिए बताया हूं मेरे दोस्तों क्योंकि ध्यान से आप बैठ जाना, क्योंकि आज मैं मुलाकात करवाने वाला हूं आपका सुधा पटेल मैडम से। मैडम बहुत बहुत स्वागत आपका। पहली बात तो दिल से आभार आपका कि आप कम से कम 200-250 किलोमीटर ट्रैवल करके आज हमारे दर्शकों को, मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनको आप इंस्पायर करने के लिए आप वक्त निकाल के आई हो। आपका पूरे एनएसआई परिवार के 38 कंट्रीज में से 70,000 जो लोग हैं उन सबके तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। और पहला सवाल मैं जस्ट जानना चाहूंगा कि ये जो आपकी कहानी शुरू हुई, जो आपका बचपना था, हाँ। वो कैसा था? किस तरीके के चैलेंजेस, किस तरीके के संघर्ष आपने अपने जीवन के अंदर किए और उसके बाद आपकी कहानी यहां तक आई? मैं चाहता हूं कि अपनी जुबानी आप इस चीज को शेयर करें। वो जब एक बच्चा पैदा होता है उसमें एक गर्ल पैदा होती है, लड़की पैदा होती है, और उसमें भी एक ब्लाइंड लड़की पैदा होती है, तो उसके माता पिता के पैरों से जमीन फिसल जाती है। ऐसा लगता है कि भाई हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा अब तो। और जैसे मैं पैदा हुई तो मेरी माँ को तो होश खोश ही नहीं था कि भाई क्या हो गया, क्या करना है। अगल बगल वाले लोग बोलते थे कि इस बच्ची को मार डालो ताकि वो बड़ी होके ये ना सोचे कि मुझे दिखाई नहीं देता है तो मैं क्या करूँगी। तो फिर कई लोगों ने बोला कि भाई उसके पापा को तो पूछो कि उसको क्या मंजूर है। फिर मेरे पापा को बुलाया गया कि भाई आपके यहाँ एक ब्लाइंड बच्ची पैदा हुई है, आपका एक संतान ब्लाइंड है, तो आप क्या सोचते हो? बोले मेरी बच्ची तो बहुत लकी है, मैं उसको मारना नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख के समाज का बहुत अच्छा काम करेगी। तो एक मेरे पापा की वजह से मैं बच गई कि भाई ऐसे सबके पापा होने चाहिए कि भाई जो लड़कियों को प्यार करे, क्योंकि अभी पुरुष प्रधान समाज में किसी लड़कियों का अस्तित्व कायम रखना वो जिम्मेदारी सबकी होती है, वो सबकी जिम्मेदारी हो। हाँ, तो वो जिम्मेदारी उन्होंने बेखूबी निभाई। फिर जैसे ही मेरी एज हुई, मैं मेरी ननिहाल में रहती थी, मेरी मौसी और मेरी नानी के यहाँ, क्योंकि वो लोग मुझे छोड़ना नहीं चाहते थे, तो मेरी माँ को बोला कि यहाँ छोड़ के जाओ उसको। फिर मैं उनके साथ रहती थी, मुझे बहुत सब अच्छा कपड़े वपड़े पहना के तैयार बार करके वो घुमाने ले जाते थे। अच्छा। कुछ लोग थे वो मुझे उठा के ले जाते थे, बोलते थे कि ये तो लकी लड़की है, हमारा कुछ काम बन जाएगा, चलो हमारे साथ हम ले जाते हैं। तो ऐसे पहले से ये अच्छा हुआ कि भाई सब लोग लकी समझने लगे। हाँ। यदि अनलकी समझते तो वो भी मेरा खात्मा कर देते। तो ठीक है, मैंने फिर जैसे 5-6 साल की हुई तो पापा को एक रतिलाल भाई करके व्यापारी मिले। उन्होंने बोला कि मेरे बगल में एक प्रिंसिपल मैडम रहती है, वो जो ब्लाइंड स्कूल की प्रिंसिपल है, तो आपकी बच्ची को वहाँ आप पढ़ाने के लिए छोड़ सकते हो। वो अंधकन्या प्रकाश रूम मेमनगर अहमदाबाद में स्कूल, गर्ल्स स्कूल और अच्छा। गर्ल्स हॉस्टल। तो मेरे पापा वहाँ मुझे छोड़ने आए, मेरी छोटी बहन भी ब्लाइंड है, तो छोड़ने आए, मुझे छोड़ के गए। तो फिर वो प्रिंसिपल मैडम के साथ ही मैं सोया करती थी। फिर सब पूरी हॉस्टल में छोटी से छोटी लड़की थी, तो सब लोग मुझे उठा के घूमते थे, मेरे साथ खेलते थे। तो फिर मुझे अच्छा लगने लगा इनके साथ। और फिर मेरे पापा को जैसे मुझे छोड़ के गए तो कुछ दिनों के बाद गांव वाले बोलने लगे कि भाई ये तो वो पाल नहीं सकता था ना काशी भाई, इसीलिए लड़की को आश्रम में छोड़ के आ गया। अरे बाप रे बाप। क्योंकि फिर मेरे पापा ने सोचा कि भाई चलो गांव वाले को समझाने के लिए, तो जब भी आते थे मुझे मिलने छोड़ने कभी, तो एक दो लोगों को साथ में ले आते थे
फिर एक दिन अ, इनको भी डोनेशन की कुछ दिक्कत थी, क्योंकि 55 लड़कियां थी। तो फिर पापा ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, आपकी लड़कियों को लेके एक बार हमारे यहाँ, यदि आप प्रवास बवास आते हो तो एक दिन हमारे घर पे भी लेके आओ। तो वड़ताल करके एक गांव है, स्वामीनारायण मंदिर है, वहाँ सब लोग प्रवास लेके आए स्कूल बस में। फिर मेरा गांव 7 किलोमीटर ही दूर था, तो वहाँ खाने का कार्यक्रम रखा गांव वालों ने मिलके, और कुछ एक दो डोनर्स ने मिलके। तो फिर मेरे घर आए, मेरी छोटी बहन को भी देखा, फिर पूरे गांव वालों ने देखा कि तो एक आश्रम ने एक संस्थान है पूरा, और बहुत पढ़ाने का अच्छा काम करता है। तो फिर लोगों के दिमाग से वो बात गई कि भाई ये केवल आश्रम में छोड़ने नहीं गए थे, पर पढ़ाने के लिए छोड़ के आए। और उस वक्त में मैडम जहाँ पे और फिर मेरी छोटी बहन को भी देखा, तो उनको भी अच्छा लगा कि भाई आगे जाके मैं उसी स्कूल में पढ़ूंगी। तो फिर पापा ने बोला कि आप भजन के कुछ कुछ प्रोग्राम करो, म्यूजिक के कुछ कुछ प्रोग्राम करो। तो 8-10 दिन का सभी अलग अलग जगह जगह गाँव में प्रोग्राम किया अवेयरनेस के लिए। अच्छा। तो उसी टाइम में मेरे पापा ने काफ़ी हेल्प की भी, डिसेबल बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए खास अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जैसे मेरे बच्चे लड़कियां हैं, वैसे किसी की और की भी हो तो वो स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजे। बहुत बढ़िया जी। और इस यहीं पे आपकी बात के साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा मैडम कि किसी ने बहुत अच्छा लिखा कि लड़का जब पैदा हो घर में त्योहार मनाया जाता है, लड़की के पैदा होते ही न जाने क्यों मातम सा छा जाता है। और ऐसे वक्त के अंदर जब एक ऐसी बच्ची जो रियली में मतलब वो देख ना पाए आंखें होने के बावजूद भी, तो डेफिनेटली जो है आपके पिताजी के हिम्मत को, आपके पिताजी के विचार को आज दिल से मैं नमन करता हूं कि उन्होंने आपको सिर्फ जिंदगी जीने का सुनहरा अवसर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपना पूरा भरसक प्रयास किया कि आप एजुकेशन ले पाए। अब यहाँ पे एक चीज मैं चाहूंगा, आपको क्या मैसेज देना चाहोगे वो तमाम सारे पेरेंट्स को जो दूर दराज गांव में रहते हैं? आज भी हमको मालूम है कि यार ये तो बच्ची है, इसको पढ़ाई की क्या जरूरत है, ये पढ़ लिख के क्या कर लेगी, जाके तो चूल्हा ही तो करना है। आप उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हो? क्यों उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए? उनको हर बच्चे को अपनी उम्र के हिसाब से सब माँ बाप को पढ़ाना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं तभी से इनको स्कूल में पढ़ाना चाहिए, रमत गमत के मैदान में खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर एक्टिविटी में वो लोग इन्वॉल्व हो जाए, खुद घर के काम में भी इन्वॉल्व हो। ऐसी बात नहीं है कि केवल पढ़ाए, घर के काम में हो, अपने बिजनेस के काम में हो, उसको बिजनेस में साथ में बिठाए, ताकि वो सारी चीज़ें एहसास करके समझ पाए कि ज़िंदगी में आगे जाके हमें क्या करना है। क्योंकि पढ़ने का मूल मकसद तो यही है कि आर्थिक उपार्जन, और आर्थिक उपार्जन करके नया एक परिवार बसाने का काम होता है अपना। तो जो अपने एक शुरुआती दौर होता है बच्चे का, उसको आगे जाके नागरिक बनाने का जो अपना फर्ज है वो निभाना चाहिए कि भाई हम एक राष्ट्र के लिए अच्छा नागरिक पैदा करें, एक राष्ट्र के लिए एक अच्छा उपजाऊ आदमी पैदा करें, प्रोडक्टिव पर्सन पैदा करें। तो इसके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पढ़ाई से क्या होता है कि आदमी एक समूह में काम करने का आदत डालता है, फिर सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, फिर कहीं ना कहीं स्किल डेवलप होती है, कुछ ना कुछ पढ़ाई के साथ साथ अपनी स्किल्स डेवलप होती है। तो इसके जरिए वो आदमी आगे जाके कुछ ना कुछ हुनर कर सकता है। तो इसके कारण क्या होता है कि वो दूसरों पे निर्भर नहीं रहता। हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करना है तो पहले पढ़ाना चाहिए, पहले पढ़ाना चाहिए। तो उसको पढ़ाने के, और दूर दराज के जितने भी माँ बाप हैं वो डरते हैं कि मेरी बच्ची को कोई आदमी कुछ ना कुछ कर देगा, उसका दुरुपयोग कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, हमें समाज को बदलना है। हम ऐसा वातावरण पैदा करें समाज में कि बच्चों को या लड़कियों को डरने की जरूरत न हो। तो क्योंकि डर के हम कब तक जिंदा रह सकते हैं, तो हम ऐसा पूरा एक प्रयास करें सब मिलके कि बच्चों को या लड़कियों को डरने की जरूरत न हो। मैडम, जब आप
पढ़ रही थी, आई मीन थैंक यू सो मच इस पावरफुल मैसेज के लिए। जब आगे आप जो है कॉलेज की पढ़ाई में गई, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया तो पता चला मुझे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की आप डिग्री की पहली जो है ब्लाइंड छात्रा थी गर्ल्स हाँ, में, राइट? हाँ। तो मैं बस एक बात जानना चाहता था आपसे कि क्या उस टाइम पे या आगे जब आप आगे पढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, तब उस टाइम पे कभी इसकी वजह से कभी भेदभाव होता था आपके साथ में? अ, क्या होता था कि मैं जैसे अहमदाबाद से 12वीं पास करके आनंद में आई, आनंद डिस्ट्रिक्ट में आई, तब खेड़ा डिस्ट्रिक्ट था, आनंद शहर था। तो उसमें मेरे पापा ने सोचा कि भाई तुम्हें यहाँ पढ़ाए ताकि आगे जाके कभी हम नहीं रहे दुनिया में, तो यही समाज तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा बहुत सही। और तुम यही आगे जाके काम करोगी तो समाज का आपके साथ जुड़ना जरूरी है। तो उन्होंने अहमदाबाद में जो सेंट जेवियर्स स्कूल में कॉलेज में एडमिशन मिला था, तो फिर वो छोड़ के आनंद आर्ट्स कॉलेज में एडमिशन दिलाने के लिए उन्होंने ट्राई किया 15 दिन तक। वो लोग यही सोचते थे कि भाई ब्लाइंड लड़की कैसे पढ़ेगी, क्या करेगी, कैसे बात को समझेगी, पेपर कैसे लिखेगी, परीक्षा एग्जाम कैसे देगी, वो सारी आना जाना कैसे करेगी, क्लास में सबके साथ कैसे मैनेज करेगी। तो इनके सारे प्रश्नों के वो लोग के पास कोई जवाब नहीं थे। मैंने बोला कि खुद मैं ही आती हूँ आपके साथ, मेरे प्रश्नों के उत्तर मैं ही दे दूंगी इनको। हाँ, तो मैंने बोला कि मैं प्रिंसिपल के पास गई, तलाटी सर रमेश भाई तलाटी थे, बोले कि आप कैसे पढ़ोगी? मैंने बोला 12वीं तक जैसे पढ़ी हूँ वैसे कॉलेज में पढ़ लूंगी। और फिर बोले कि फिर आपको लास्ट बेंच पे बिठा दिया जाए, तो मैंने बोला कान तो है ही ना, आँख नहीं है। क्या बात है? तो फिर मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ाना तो शुरू करो। हाँ, तो मैंने एडमिशन दो और पढ़ाना शुरू करो। हाँ। आगे देखेंगे कैसे होता है। और मैंने बोला 12वीं तक अच्छे फर्स्ट क्लास में पास हुई तो कॉलेज में भी वैसा ही होगा। तो उन्होंने फिर सोचा कि ठीक है, मेरी हिम्मत देख के मेरी बात से वो संतुष्ट हुए, मुझे एडमिशन दिया गया। फिर मेरे पास एक लड़की आई दूसरे दिन, उसके दोनों बहनें डिसेबल थी, तो वो आके एकदम से रोने लगी। फिर मैंने क्यों रोती हो? बोले तुझे देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन की जो डिसेबिलिटी है, ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, हाँ। उसके सामने तेरी डिसेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तू खुद भी देख नहीं सकती, तो 2 कदम भी नहीं आगे चल सकती। मैं ठीक है, तुम तो हो ना, पर तुम्हारा हाथ पकड़ के मैं चल सकती हूँ। वाओ! वो बहुत खुश हो गई। बोले ठीक है, मेरी दोस्ती करोगे फिर? हाँ, क्यों नहीं करेंगे, दोस्ती तो करनी है, सबसे दोस्ती करनी है। फिर वो मेरे साथ पूरे 3 साल तक रही। वो क्लास में लेना, लाना, ले जाना, छोड़ना, मेरी हॉस्टल तक छोड़ना, मेरे प्रोफेसर लोग भी मुझे हॉस्टल तक छोड़ने आते थे। सब लोग फिर तो मैं इसी घुल मिल गई कि इनको ये लगता ही नहीं था कि मैं ब्लाइंड हूँ। ओह माय गॉड! अच्छा। हाँ, तो फिर एक बार एक्सटेम्पोर स्पीच थी हमारी यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम इन्होंने भेजा मेरी कॉलेज की ओर से। फिर मेरा सब्जेक्ट आया दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छा। तो मैंने उस सब्जेक्ट पे अच्छे से बोल दिया 2-3 मिनट का जो था, और फिर मेरा फर्स्ट नंबर आया, फर्स्ट रैंक में मैं आ गई। तो पहला नंबर आया तो पूरी यूनिवर्सिटी को बहुत खुशी हुई। मेरी कॉलेज ने पूरे कैंपस में प्रेस मीडिया को बुला के पेपर में छपवा के मेरी फोटो वोटो डाली, सब लोग इंस्पायर हुए। तो मेरी कॉलेज को लगा कि भी हमने जो एडमिशन दिया है वो ठीक दिया है। और फिर मैं फर्स्ट क्लास में पास हुई। तो यूनिवर्सिटी ने बोला कि आपकी लड़की तो फर्स्ट क्लास में पास हुई है राइटर के जो। और मेरी राइटर जो आती थी वो एक स्नेहा करके, हसनानी करके आती थी, वो प्रोफेसर की बेटी थी, 11वीं में पढ़ती थी उस टाइम। तो उसके प्रिंसिपल ने बोला कि तेरे पेपर छोड़ के उसके पेपर लिखने के लिए चले जाना, हम तुझे पास ही कर देंगे। बोले कि उसकी पेपर लिखने की जरूरत ज्यादा है, उसका एग्जाम देना बहुत जरूरी होता है, तो तू इसके राइटर के रूप में जाना। तो वो 2 साल तक मेरी राइटर के रूप में भी आई। मैं अच्छे से पास हो गई और यूनिवर्सिटी को भी अच्छा लगा कि भी हमने एडमिशन देके गलत नहीं किया। फिर एमए में जब आई तब तो सामने से एडमिशन दे दिया, भाई हमारे डिपार्टमेंट में पढ़ने के लिए आ जाओ। अच्छा, फिर सामने से वेलकम हुआ? हाँ, वेलकम कर दिया। क्या बात फिर वो लोग उन्हें बोला कि बोले कि हम लोग तुम्हें अभिनय के लिए ले जाएंगे। तो एक पात्र अभिनय था, मेरी मैडम ने मुझे सिखा के पूरा स्टेज पे ले गए, दूसरा नंबर आया मेरा। तो और ब्लाइंड लड़की को अभिनय सिखाना बहुत कठिन बात होती है, बहुत कठिन बात होती है क्योंकि एक स्टेप
को मूवमेंट को सिखाना, हाथ के मूवमेंट को सिखाना, फेस एक्सप्रेशन को सिखाना बहुत दिक्कत वाली बात थी। वो कभी कभी डिप्रेस हो जाती थी कि कैसे सिखाऊं। आप हिम्मत रखो, कोई बात नहीं। अच्छा, मैडम को हिम्मत आप देते थे? हाँ, मैं बोलते कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, इसमें क्या है। वो दो चार बार हाथ आप आराम से हाथ पकड़ के सिखा लो, हो जाएगा। और बात एक्सप्रेशन की, फेस एक्सप्रेशन, वो तो भाव तो मुझे पता ही है, तो एक्सप्रेशन अपने आप आ जाएंगे, डोंट वरी। तो इस ऐसे फिर वो अभिनय के, फिर मैं त्रिअंकी नाटक में भी इन लोगों ने एक बार मेरे पार्ट करवाया, और मेरी कॉलेज खत्म हो गई उसके बाद। अच्छा। पूरे स्टेज में 3 घंटे तक मैंने पूरे स्टेज पे उनके साथ ड्रामा किया। तो क्योंकि और ड्रामा में 2 महीने तक मेहनत लगी, क्योंकि मुझे ये स्टेप वो बताते थे कि इतने से इतने तक आपको चलना है, यहाँ आके आपको कुछ बोलना है, यहाँ आके आपको ये वापस जाना है, यानी सारी चीजें एक छोटी। फिर मैंने ड्रामा के साथ MA किया। फिर मैं सारी चीजें समझना चाहिए, ड्रामा कौन सी चीज होती है जो हम नहीं कर सकते। तो वो सारी चीजें हो गई। तो ऐसे ऐसे करके मेरा MA भी खत्म हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा अपने को। अच्छा, मतलब आपने पढ़ाई पूरी कर ली, MA हाँ, कर MA लिया? तो कर लिया था मैंने। 21 साल की 21 साल मेरे खत्म हो गए, मेरा MA भी खत्म हो गया। अच्छा। मैं 7वीं से डायरेक्ट 10वीं की एग्जाम दी थी, ओहो। क्योंकि हम ब्लाइंड बच्चों को थोड़ा लेट पढ़ाने के लिए भेजते हैं, क्योंकि उनको डेली एक्टिविटी आनी चाहिए, उसका टॉयलेट सेंस होना चाहिए, उसके कपड़े वपड़े खुद पहन ले, खुद कर ले। अच्छा, तो हाँ। फिर हॉस्टल में लेट एडमिशन देते हैं, तो मेरे ऐसे ही लेट एडमिशन हुआ थोड़ा। तो 7वीं तक आते आते 14 साल खत्म हो गए मेरे। तो इन लोगों ने सोचा कि 15 साल ये लड़की होशियार है, तो सीधी 10वीं की एग्जाम दिलवा सकते हैं। वेरी नाइस। तो उन्होंने 10वीं की एग्जाम दिलवा दी, ताकि मैं नॉर्मल बच्चों के साथ की तरह मैं 12वीं में आ गई। वेरी गुड। और BA भी मैंने नॉर्मल बच्चों की तरह कंप्लीट किया, MA भी नॉर्मल बच्चों की तरह कंप्लीट किया। यहाँ तक मेरे दोस्तों जितने भी दर्शक सुने होंगे, आई होप अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जीवन के अंदर कुछ भी हो जाए, कोई भी परिस्थिति हो जाए, हमें पढ़ाई जरूरी है और पढ़ाई हमें जरूर करवाना चाहिए। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा तो क्या हुआ था कि आपने MA किया, आप चाहते तो टीचिंग लाइन तक सीमित रह सकते कि MA BEd आपने किया, टीचिंग लाइन तक आप सीमित हो सकते थे। 22 साल की उम्र में ऐसा तो क्या अंदर से जागा कि आपको लगा कि मुझे जो है इस गांव को सुधारना है और गांव का सरपंच बनना है? और क्या क्या कहानी थी आपके उस सरपंच बनने की कहानी जो वर्ल्ड फेमस हुआ और आप भारत की पहली जो है ब्लाइंड जो है आप सरपंच बनी, और उस टाइम पे यंगेस्ट भी शायद आप थी, जहां तक जो मैंने डेटा एनालिसिस किया, जो विकिपीडिया का डेटा है उसके हिसाब से। तो जरा बताइए कि कहानी कैसे हुआ ये? मेरे सरोगेट पेरेंट्स थे, वो रमेश भाई उषाबेन पूर्वा इंस्टीट्यूट चला रहे थे इंग्लिश की। तो तब मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल में MA में पढ़ती थी, तो इनके इंस्टीट्यूट में यानी उनके घर आना जाना मेरा होता था। फिर कुछ दिनों के लिए इनके घर भी रहने गई मैं। ओके। वो मेरे पापा की परमिशन लेके उन्होंने बोला कि इसको हमारे साथ रखो। मैं गई। फिर वो हॉस्टल में मेरे हाथ पे दूध गिर गया, तो मेरा हाथ जल गया। तो फिर और एक लड़की थी मेरी हॉस्टल में, तो उसने बोला कि देख देख दूध उबल रहा है। तो मैंने सीधा बेड में से, नींद में से उठ के सीधा उसमें फूंक मारा, तो दूध मेरे पे आ गया, तो जल गया। तो फिर ट्रीटमेंट करवाते, फिर मैं उनके मेरा हाथ ऐसे पट्टी वाला था, तो बोले कि क्या हो गया? मैंने बोला ऐसा जल गया है। बोले कि फिर उनको ज़्यादा वो प्यार आ गया कि भाई ये क्या हो गया उसके साथ। तो फिर वो लोगों ने ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट करवाई मेरी, फिर मेरे परिवार जैसे हो गए धीरे धीरे। तो फिर उन्होंने सोचा कि इस बार की जो 95 में इनके साथ में जुड़ी थी, तो मई महीने में मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन था 8 मई को। तो वो इंस्टीट्यूट वाले जो बच्चे हैं और सब लोगों ने मिल के वो सोचा कि चलो बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं, और इसके जीवन में जिन जिन लोगों ने हेल्प की है, पढ़ाई में हेल्प की है, कोई और जगह हेल्प की है, तो इन लोगों को भी बुलाते हैं। तो फिर खाना घर पे अच्छे से सब मिल के बनाया, और मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन का सोच रहे थे, तो मेरे पापा लोगों का फ़ोन आया
कि गांव वाले कुछ लोग, मेरे पापा सरपंच थे तो मिलने गए, तो बोले कि आपके घर से किसी को, वो महिला अनामत सीट थी, तो उन्होंने बोला कि किसी महिला को खड़ा रखना है ये चांगा गांव की सीट पे, तो आप बोलो आपके घर से किसको खड़ा रखोगे। पापा ने बोला कि मेरी वाइफ को तो मैं नहीं रख सकता, पर मेरी बेटी जो है ना, उस पे मुझे भरोसा है कि वो कर पाएगी। ओहो, और कितनी एज थी आपकी उस टाइम पे? 22 साल की। 22 साल की एज में? हाँ, तो लेकिन मेरी बेटी पे मुझे भरोसा है कि वो कर पाएगी। तो फिर उन्होंने मेरे अंकल को फ़ोन किया, तब तो लैंडलाइन फ़ोन थे अपने। हाँ हाँ। तो फ़ोन किया कि भाई ऐसा गाँव वाले कुछ चाहते हैं। मेरे अंकल ने टेक द अपॉर्चुनिटी, स्काई इज़ द लिमिट। तो मैं वाह। ठीक है, चलो। फिर वो सब सेलिब्रेशन तो सब हो गया। फिर दूसरे दिन फॉर्म भरने गए 9 मई को 95 को। फिर फॉर्म भर के आ गए। फिर मेरे पापा ने मेरा वो रखा था सिंबल, वो काइट रखा, पतंग, आहा। तो कि भाई ऊपर तक जाए। तो हमारे साथ 12 लोगों ने फॉर्म भर दिए। अच्छा। 12 लेडीज ने फॉर्म भरे, 4 ने वापस खींच लिए, फिर 8 लोग हम बच गए थे। तो कुछ जो गांव वाले कुछ 50 लोग थे, वो कलेक्टर और मामलतदार और सब ऑफिसर्स को मिलने गए, ऐसी लड़की को फॉर्म क्यों भरने दिया। तो उन्होंने बहुत अच्छे से बोला कि क्यों नहीं भरना देना चाहिए, वो इतनी पढ़ी लिखी है, अच्छा काम कर सकती है, वो देख नहीं सकती तो क्या हुआ, आप ट्राई करके देखो। बोले कि पर हाँ, वो कैसे करेगी, खुद का काम खुद नहीं कर सकते तो दूसरों का काम कैसे करेगी। बराबर। हाँ, तो बोले कि उसको वोट देने का अधिकार है। बोले हाँ, तो बोले तो फिर लेने का भी तो अधिकार है ना उसको। तो उन लोगों ने फिर उनको वो बोला, इसीलिए वो तो वापस आ गए। फिर उन्होंने कई लोगों ने कितने ट्राई किए कि भाई पैसे दे देते हैं, आप अपना फॉर्म वापस खींच लो। तो मेरे पापा वो भ्रष्टाचार में नहीं मानते थे, तो उन्होंने बोला कि कुछ भी हो जाए, अपना फॉर्म तो वापस नहीं लेना है, और उनको इतना भरोसा था कि वो जीतेगी। तो फिर पूरे हमारे पूर्वा इंस्टीट्यूट के बच्चे, गांव वाले कुछ लोग, मेरे पापा, सब लोग मिलके हम प्रचार प्रसार करते थे। तभी पूरे गांव वालों ने मुझे पहली बार पूरे गांव में घूमते हुए देखा था, क्योंकि मैं तो एमए तक बाहर ही पढ़ती थी। एकदम सही है। अहमदाबाद में पढ़ी, विद्यानगर में पढ़ी, आणंद में पढ़ी। तो इन लोगों ने, सब लोगों को ये मालूम था कि ऐसी लड़की है, पर फिजिकली कभी देखा नहीं था ध्यान से। तो पूरा गांव में घूम घूम के फिर मैंने इनको समझाया कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, आप यदि सरपंच बनाओगे तो आपका वोट व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका मत जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या बात है। फिर क्या हुआ कि जैसे ही मेरा इलेक्शन रिजल्ट आया, मैं जीत गई, तो जो ठाकुर लोग थे, उन्होंने मुस्लिमों पे अटैक कर दिया कि भाई इसके वोट से वो जीत के आई है। ओह, तो मतलब तो फिर कम्युनल राइट्स हो गया हो। कम्युनल राइट्स। फिर मुझे काफी कुछ नंबर्स मुंह पे रहते हैं, तो मैंने पुलिस को फोन किया, पीएसआई को और सबको। मैंने बोला गांव में ऐसी स्थिति है, आप जल्दी से आप कुछ मैनेज करो। 10 मिनट में पुलिस आ गए, किसी की हताहत नहीं हुई, कोई किसी का मर्डर नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। 18 लोगों को वो पकड़ के ले गए वो लोग। अरे पूरा मामला तो शांत हुआ, पर मेरा विक्ट्री प्रोसेसन नहीं निकला क्योंकि कम्युनल राइट्स के कारण। तो फिर उसके बाद मैं एक लड़की से एकदम से सरपंच हो गई। तो गांव वाले सभी के बीच में मैं गई, सभी को समझाने का, शांत रखने का पूरा कार्यभार मेरे पे आ गया, बिना चार संभाले ही। मुझे पहले पता चला कि भाई हाँ, सरपंच क्या चीज होती है, सब एकदम से बड़ी समझने लगे मुझे। तो फिर मैंने ठीक है, फिर मैंने हिम्मत रखी। फिर 2-3 दिन बाद मैं ही सबको बोल के, जो 18 लोग को ले गए थे उनको छुड़वा के ले आए। मैंने गांव वाले लोग हैं, ये से छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते हैं, जिसके कारण किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर जैसे कुर्सी का कमाल होता है, तो कुर्सी के लिए तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। तो मेरे डेप्यूटी सरपंच और कुछ मेंबर्स ने मिलके पूरा रास्ता खोद दिया। फिर सब, तो मेरे कलेक्टर बोलते थे कि भाई उनको यदि आपको लॉकअप पे रखना है तो रख सकते हैं, कोई बात नहीं,
फिर सारी स्थिति को मैनेज किया। फिर एक बार मेरी लॉ की एग्जाम, मैंने लॉ शुरू किया था। अच्छा। तो मेरी लॉ की एग्जाम थी, तो एग्जाम के टाइम पे सब लोग कॉल कर करके विद्यानगर में मुझे तंग करते कि आपको आना ही चाहिए यहाँ। उन लोगों ने क्या किया था, पानी नहीं आ रहा है तो वाटर वर्क्स के फ्यूज व्यूज सब निकाल दिए थे, और पूरे 10-15 घरों में पानी नहीं आता होगा ऊंचाई के कारण। तो उन लोगों ने पूरा गांव का पानी बंद कर दिया। फिर मैंने वो अपने तलाटी जो होते हैं इनको बांध में रखा है, नहीं नजर कैद रख दिया कि आप वो सरपंच नहीं आया तो आपको नहीं छोड़ सकते हम। तो फिर मैंने मेरे टीडीओ को, तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर को और पीएसआई को सबको बोल के मैंने इनको छुड़वा दिया। और फिर मैं दूसरे दिन पुलिस प्रोटेक्शन के साथ गई तो 3-4 लोगों ने आवेदन पत्र दिया कि आपसे काम नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दो। मेरे पापा बोलते थे कि रिजाइन नहीं करना है तो घर पे नहीं आना। फिर मुझे तो था ही, अंकल आंटी थे ही मेरे साथ, तो मैं पुलिस प्रोटेक्शन के साथ ही गई थी। फिर मैंने सबको बोला कि पापा आप जाके सो जाओ, मैं अपना काम निपटा लूंगी। अच्छा। मैं अपना देख लूंगी, आप चले जाओ। फिर वो चले गए। उनको बहुत गुस्सा आया था, बहुत दुख हुआ था, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पिता है उनको ना, गालियां बलियां दी होगी, कुछ भी तो हुआ हाँ होगा हाँ, मेरे पहले। पिता है मतलब एक आपकी सिक्योरिटी उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हाँ, गई मेरे rather than your सिक्योरिटी तो हाँ। position। फिर मैंने ठीक है, सही बात है, सही मुझे बात ये है। लगा कि मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने गांव वालों को वो इकट्ठे ही थे पंचायत में। फिर मेरे सिग्नेचर राइट लेने की भी कोशिश कर दी कि भाई पंचायत में वो सिग्नेचर ही न कर पाए। तो उन्होंने फिर ये किया ना, तो मैंने इनको बिठाया। मैंने बोला ठीक है, अब चुप हो जाओ आप सब लोग, आपको बताओ कि आपकी पानी की प्रॉब्लम कितने सालों से है। बोली कि 16 साल से। मैंने 10 साल मेरे पापा भी थे और 5 साल और भी लोग थे। 3 सरपंच चेंज हो गए इस 16 साल में। 3 महीने से एक लड़की आई, तभी आपको नींद खुली है क्या आपकी, कि ये पानी की प्रॉब्लम आपको लग रही है? अच्छा। तो 16 साल से आपको प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, अब 3 महीने में प्रॉब्लम होने लगी। तो ये प्रॉब्लम कि यदि आपने तो वाटर वर्क्स के फ्यूज व्यूज निकाल दिया, पूरा गांव का पानी बंद कर दिया है, उसके लिए मैं आपको पनिशमेंट करवा सकती हूँ। तो आपने पूरे गांव का पानी रोक दिया। तो मैंने वो फटाफट फ्यूज डालने चाहिए अभी के अभी। और दूसरी बात है कि सिग्नेचर करने का अधिकार सरपंच का है। यदि किसी बैंक वालों ने, फिर मैंने बैंक को लेटर लिखा अच्छा। कि किसी बैंक वालों ने बिना सरपंच के सिग्नेचर के चेक एक्सेप्ट किया तो आप पे फौजदारी होगी, क्योंकि आपको कोई अधिकार ही नहीं है कि सरपंच के सिग्नेचर के बिना आप कोई चेक पास कर ले। कितनी उम्र थी आपकी उस टाइम पे? वो वही 22 साल की थी ना, 3 महीने हुए थे। 3 महीने हुए थे। मैं जानबूझ के उम्र बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं कुछ मैसेज देना चाह रहा हूँ। हाँ, प्लीज तो कंटिन्यू। ये फिर सब पूरा वो उसमें तालुका प्रमुख भी थे, सब लोग थे। जब बात आती है ना, तो अपने अधिकारियों के लिए खुद ही बोलना पड़ता है। और हम किसी की बात में आ जाए, या तो हमारा लॉजिक उस टाइम ढंग से इस्तेमाल न करे, या तो हमारी सोच सही नहीं है, तो हम उस दिन से हमारी हार निश्चित है। तो हमारी हार न हो, इसके लिए हमें अच्छे से सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ये कभी आपके मन में आता नहीं था जब इस टाइम पे इतनी सारी दिक्कतें, आप सरपंच हो, 22 साल की आपकी उम्र है, मेरा 35 kg वेट, एकदम 35 kg वेट? हाँ, उस टाइम मेरे 35 kg वेट। तो कैसे, मतलब वो दुबली पतली 22 साल की लड़की जो देख भी नहीं पा रही, कैसे मैनेज करती थी? कभी उनको वो हिम्मत नहीं हारती थी क्या वो? ना मैं ये सोचती थी कि भाई मेरे अंकल आंटी थे और मेरे मम्मी पापा थे ही। मैंने सोचा था कि भाई वो लोग तो टेम्पररी उनको प्रॉब्लम है ना, कि गांव लोग पूरा मेरे पे चिढ़ रहे हैं या तो हो रहा है। तो मैंने बोला कि एक बार मैं काम करना शुरू करूंगी ना, तो इनके मुंह बंद हो जाएंगे। अरे बाप रे। तो फिर मेरे अंकल आंटी ने सारे अलग अलग प्रोजेक्ट करने शुरू किए। फिर गांव के विकास के कामों में मैंने इंटरेस्ट लेने लगी। फिर गांव में जो भरवाड़ लोगों ने एंक्रोचमेंट किया था, पूरा हटा के चांगा चारूसेट यूनिवर्सिटी का अभी निर्माण हुआ है। वो मेरे हाथ से भूमिदान हुआ है। तो मैंने एक स्कूल जो थी वो लोगों ने बिना परमिशन लिए बांध दी थी, उसको गवर्नमेंट में मैंने वो ठीक ठाक करवा के फिर उनको वापस किया। और छोटा बिल्डिंग था
जो बच्चे लोग 3 जगह अलग अलग जगह पढ़ते थे, वो लड़कियां, हाँ, उनको मैंने, वो केरोनी मंडल होता है अपना एक शैक्षणिक संस्थान ट्रस्ट, उनको वापस दिलवाया। तो उनमें काफी 5 साल में मैंने काफी काम कर लिए। मुझे अमृता का तक अवार्ड मिला। फिर सब लोगों को पता चल गया कि ये कुछ भी कर सकती है। तो और फिर मैंने सोचा कि जैसे जैसे हम हिम्मत रखेंगे, काम करेंगे, तो लोग हमें चाहने लगेंगे। जब तक आदमी को ये पता नहीं चलता कि ये कर सकती है, तब तक इनको विश्वास कैसे आएगा? हमें सबको विश्वास दिलाना पड़ेगा कि मैं एक सरपंच हूँ, रबर स्टैंप नहीं हूँ। वाह, मैं सरपंच हूँ, मैं रबर स्टैंप नहीं। तो मेरी बात, मेरी एक दिन मैं बैठी थी मेरी पंचायत में, ऑफिस में, तो 5-6 लोग आए, अश्विन भाई आप रिजाइन कर दो, कांति भाई आप रिजाइन कर दो, राकेश भाई आप रिजाइन कर दो, मिनेश भाई आप रिजाइन कर दो। 10-12 लोगों ने, 15 लोगों की बॉडी थी मेरी, 10-12 लोगों ने मिलके बोला सुधा आप रिजाइन कर दो। मैंने बोला मुझे गांव वाले चुन के लाए, आप लोग चुन के नहीं लाए हो, आप सब लोग रिजाइन कर दो, मैं फिर से इलेक्शन करवा देती हूँ। क्या बात है मैडम, इट्स रियली अल्टीमेट। हाँ, रियली अल्टीमेट। तो फिर मैं ये सोचती थी कि मुझे जवाब कैसे देना है, उनको ऐसा जवाब देना चाहिए कि इनको ये पता चले कि इनको समझ है सब कुछ। एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ आपका, तो आप सरपंच थी, फिर बहुत मैंने एक धाकड़ तरीके से अपने काम किया। हाँ। दूसरा भी डिसीजन ले लिया। क्या था? कि किसी तलाटी है अपने, वो रेवेन्यू ऑफिसर गवर्नमेंट वाला, राइट। हाँ, तो इनकी प्रेजेंस में ही हर सिग्नेचर करने का, कोई सिग्नेचर उसके पीछे नहीं करने का। अच्छा। ताकि क्या है, वो साक्षी हो जाए मेरा। हाँ। और मेरे से कोई गलत काम करवाने का ट्राई भी करे तो वो फंसे। वाह, तो मतलब इस तरीके के आपने जो सुधार लाने थे सिस्टम में भी आप सुधार लेके आए। हाँ, कि भाई गांव के चलो, डेवलपमेंट में भी आपने बहुत अच्छा काम किया उस वक्त। तो ये बीच में आपका फिर कैसे लगा कि आपको मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है? अच्छा, फिर मैंने सोचा कि पहले तो मैं क्या करती थी, जैसे मैं सरपंच थी ना, तो गांव में मैं ऐसे सोचती थी कि भाई डिसेबल लोगों के लिए कुछ काम करूँ। तो मैंने मेरे गांव में एक ऑफिस, छोटा वाला ऑफिस रखा, 2 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया, और एक भैया ने 100 रुपये में रेंट पे एक छोटी सी ऑफिस दे दी मुझे। और फिर मैं सबको लोन के फॉर्म भरवाती थी, सबके कुछ ना कुछ साधन सहाय के फॉर्म भरवाती थी, ऐसे सब करती थी। तो फिर ये सारे चीजें करती थी ना, तो ब्लाइंड पीपल्स एसोसिएशन के तारक भाई थे, तो उन्होंने बोला कि ऐसा एक प्रोजेक्ट आएगा जो डिसेबल बच्चों के लिए पूरी गवर्नमेंट में एजुकेशन का काम करेगा। अच्छा। तो फिर मैंने वो प्रोजेक्ट में सर्वे किया आनंद तालुका का, और फिर आनंद तालुका का किया, फिर वो उनसे कुछ फील्ड वर्कर रख के, फिर मैंने दूसरे 2 तालुका में, बोरसद और पेटलाद तालुका में सर्वे करने के लिए मौका मिला। तो 3 तालुका सर्वे हो गया ना। फिर GCERT गांधीनगर है, उसमें मैं गई वो प्रोजेक्ट में। फिर मैंने 2-4 ट्रस्टों को पूछा कि भाई मैं प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ, मेरे पास तो कोई ट्रस्ट है नहीं, तो आप आपके अंडर में कुछ कर सकते हो मेरे साथ रह के? तो उन्होंने बोला कि नहीं। फिर मैं मेरे पापा का कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया था, वो एक जलाराम जनसेवा ट्रस्ट है धर्मज में, वहाँ जाके करवाया था। तो वो रसिक काका को 97 में मैं मिली थी, और धर्मज गांव मैंने सर्वे किया था उस टाइम। तो उनको पता था कि मैं कुछ काम करती हूँ, तो पंचायत में सब लोगों को इकट्ठा किया था तब। तो इनके गांव में 42 लोग डिसेबल थे, वो मैंने इनको बताया, तब लोगों को पता चल कि हमारे गांव में भी इतने डिसेबल है अलग अलग तरह के। तो फिर मेरे पापा का ऑपरेशन करवाया, तब उनके हॉस्पिटल में करवाया था। तो मैं फिर इनके साथ 2-4 दिन हॉस्पिटल में रुकी, तो मिली, बात की। फिर मुझे था कि इनको बात करने से मेरा काम हो जाएगा। मैंने इनको बात करी कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट है, क्या कर सकते हैं? बोले कि एक काम करो, यदि आप संभाल सकते हो तो करो। मैं ठीक, आपको डॉक्यूमेंट दे दो। फिर उन्होंने एडवोकेट को ढूंढ के मुझे गुजराती से अंग्रेजी करवा के दिया सब, क्योंकि ये दिल्ली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का था। तो फिर मैं पूरा सेटअप करके पूरा प्रपोजल बना के लेके गई। तो एक बटुक भाई त्रिवेदी और बिपिन भाई मेहता थे,
तो उन्होंने बोला कि आप कुछ जॉब वॉब करती हो कि नहीं करती हो? मैंने बोला नहीं, मैं तो पीएचडी के लिए एंट्रेंस कुछ देने वाली हूँ। बोले कि ऐसा करो, आपने ही सर्वे किया है, आप बहुत अच्छा काम करते हो, तो आप जॉब क्यों नहीं ले लेती? 26 बच्चे थे ब्लाइंड, बराबर। तो 10 बच्चों के एक टीचर दे सकते थे वो लोग, तो 20 बच्चों पे 2 टीचर हमें मिल सकते थे। बोले कि आप एक ले लो, और मैं पूरे 5 बजे प्रोजेक्ट का 1 ही घंटा बाकी था, लास्ट डेट और 1 ही घंटा बाकी। मैं 5 बजे पहुंची, 6 बजे इनको क्लोज करना था। मैं 5 बजे पहुंची, सब निपटाया और उन्होंने पूछा, तो मैंने ठीक है अब दे दो। मैं कैसे काम करना है वो भी तो मुझे मालूम नहीं था। बोले दूसरा कौन लोगे आप आपके साथ? मैंने बोला मेरी छोटी बहन, वो भी ब्लाइंड है, तो मैं उसी को लेना चाहूँगी, क्योंकि यदि गवर्नमेंट की सैलरी बहुत अनियमित रूप से आती थी, तो ना यदि वो पैसे जल्दी आए देर से आए तो अपनी बहन को तो हम समझा सकते हैं, दूसरों को कैसे समझाए? मैंने ठीक है उसको भी दे दो, और मेरा भी एक काम खत्म हो कि मेरी बहन खुद ही कमाने लगी, मेरे पैसों से उनको जीना नहीं पड़ेगा। तो मेरी बहन का उन्होंने हाँ बोल दिया। मैंने आके मेरी बहन को बोला कि तुझे नौकरी लग गई है। उसको तो विश्वास ही नहीं था 4 महीने तक, जब तक उसको सैलरी नहीं आई। अच्छा। फिर मेरे पर्स भूल गई थी मैं वही ऑफिस में, तो तीसरे चौथे दिन लेने के बोले आपने कामकाज शुरू कर दिया कि नहीं? मैंने आपको ऑर्डर नहीं दिया, आपने कुछ बोला नहीं। बोले आपका ऑर्डर ही है, आप 1 दिसंबर 1999 से आप टीचर ही हो। मैं 30 नवंबर को गई थी। दूसरे दिन से आप टीचर ही हो। मैं ठीक अनट्रेन टीचर के रूप में मैं जॉब लग गई। इसलिए मुझे अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? कि भाई मैं खुद कमाने लगी, और क्योंकि मैं सरपंच थी तो मैं कमाती नहीं थी, तो मुझे दिक्कत होती थी कि किसी को चाय पिलाना हो, किसी को कुछ करवाना हो, तो मुझे परेशानी होती थी दिमाग से कि भाई ये सारी खर्चे कैसे करवाए, अपने पापा के खर्चों में बढ़ोतरी कर रही हूँ ये तो मैं कमाने लगी, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मेरी बहन को भी खुशी हुई, क्योंकि जैसे उसका बीपीए ख़त्म हुआ था परफॉर्मिंग आर्ट्स, तो उसको जॉब लगे। फिर हमने ट्रेनिंग की, ऐसे ऐसे एक प्रोजेक्ट किया, तो फिर मैंने 600 स्कूल विजिट की। मैं और मेरी बहन को मिला के 600 स्कूल विजिट की। तो उसके बाद कई टीचर्स लोग नए लिए जलाराम जनसेवा ट्रस्ट में। आज वो जलाराम जनसेवा ट्रस्ट में कम से कम 50 टीचर थे, उसमें 3 रिटायर हो गए, 1 एक्सपायर हो गया। अभी 46 टीचर्स है जिसको गवर्नमेंट सैलरी मिल रही है। क्या बात है। हाँ, तो पूरा प्रोजेक्ट और आज तो गवर्नमेंट में ऐसे मिला के 103 टीचर है। तो ऐसा करके हम लोग फिर प्रोजेक्ट हुआ। आप एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे हो, तो फिर क्या हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट तो चल ही रहा था, पर मेरे दिमाग में एक ही बात होती थी कि आदमी को यदि उसको गाड़ी लेके घूमना है, यदि उसको अच्छे घर में रहना है, या तो किसी की सेवा करनी है, तो ये पर्याप्त मनी नहीं है। अच्छा। तो मुझे कुछ सोचना चाहिए। फिर मैं बाबा रामदेव जी का कुछ प्रोग्राम आ रहे थे। हाँ, उनके साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है आपकी। हाँ, मतलब आप तो सीधा उनके सामने मिलके जाके सिग्नेचर करवा लिया था आपने। वो क्या था कि वो 4 बजे उठ के मैं इनके टीवी पे प्रोग्राम देखती थी। अच्छा। तो उनमें कभी आँख का, पहले मैंने एपिसोड आँख वाला देखा था, फिर मुझे इंटरेस्ट पड़ा तो हार्ट वाला देखा, फिर लीवर वाला देखा, ऐसे करके एक एपिसोड देखती गई। 5-6 एपिसोड। फिर इसमें आता था योग विज्ञान शिविर। तो बोले कि योग विज्ञान शिविर में जाना है तो 6000 भर के आप जा सकते हो। ठीक है। अब जब मेरी सैलरी 7-8 हजार थी, मैंने 6000 रुपये भरने का सोच लिया। फिर मैंने सोचा कि भाई चलो मैं भर के जाती हूँ। मैं गई, और मैं गई तो फिर मैंने, क्योंकि मैं गई थी तो बहुत सारी भीड़ लगी थी। अब फिर मैंने सोचा कि मैंने गुजरातियों वाला संपर्क ढूंढा। अच्छा। कोई गुजराती मिल जाए। मैंने 2-4 लोगों से पूछा कि भाई ये काम करने वाला कौन है, तो बोले कि वो परेश भाई है ना, गुजराती है। अच्छा। ठीक है। मैं सीधी परेश भाई के पास चली गई। मैंने परेश भाई मुझे ये ऐसा करना है, आप मुझे नजदीक रूम देना थोड़ा, कि मैं मैनेज कर पाऊँ। और फिर महाजन भवन में ये शिविर था हरिद्वार में, तो मैं गई। फिर शिविर में मैंने शिविर किया। शिविर में सारे योग सीखे, सब जैसे इनका शेड्यूल था, सुबह 5 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का, वैसे सब फॉलो किया। तो फिर बाबा जी बोलते थे कि
जिसको योग टीचर बनना है ना, वो अपना फॉर्म भर के जाए। फिर स्वामी जी को मैं जाके मिली, मैंने बोला कि मैं फॉर्म तो भर के जाऊंगी स्वामी जी, पर आप यकीन रखिए कि मुझे कोई नहीं बुलाएगा। बोले कि ऐसा कैसे? मैंने बोला कि मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे मालूम है कि उनको ये लगेगा कि ये उप टीचर नहीं बन सकती, या खुद ही जैसे तैसे कर सकती है, तो दूसरों को कैसे सिखाएगी। बोले एक काम करते हैं, आप मुझे डेट बता दो, मैं कौन सी डेट को आऊँ। बोले कि ये लोग बुलाएंगे आपको जरूर। बोले मैंने ठीक है, आप डेट तो दे दो, वो बुलाएंगे तो आ जाऊंगी, नहीं बुलाएंगे तो आपके कहे मुताबिक आ जाऊंगी। सही बात है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, 6 अगस्त को जो शिविर शुरू होता है, 6 अक्टूबर को उसी में आ जाना। मैं ठीक है, मेरे लेटर वेटर तो आया नहीं था, मुझे पता ही था इसके हिसाब से। मैं 6 अक्टूबर को पहुंच गई। फिर मैंने इनसे कैसे भी करके रूम ले लिया। फिर उन्होंने फ्रेशर की आईडी दी, योग टीचर की नहीं, फ्रेशर की शिविरार्थी की आईडी दे दी। अच्छा। फिर 8 दिन के बाद मैंने माइक लिया, फिर एक प्रेयर गाई, तेरी आराधना करो कुछ। फिर मैंने स्वामी जी को बोला, स्वामी जी आप मुझे मानते हो कि मैं योग टीचर बन सकती हूँ? बोले हाँ बन सकते हो, क्यों नहीं बन सकती। मैंने बोला ये लोग मुझे बैनर देने से मना कर रहे हैं, 2 दिन के बाद योग शिविर खत्म हो जाएंगे, फिर मेरे पास ना बैनर होगा ना आईडी होगी, मैं कैसे सिखाऊंगी। तो बोले कि उसको 2-2 आईडी दे दो, 2-2 बैनर दे दो, उसको जितना भी सामान चाहिए वो दे देना, हम लोग उसको योग टीचर के रूप में ही शामिल करेंगे। वाह। तो फिर मेरे साथ एक भरत भाई गोहिल थे, तो वो प्रमुख थे हमारे आनंद डिस्ट्रिक्ट के। अच्छा। तो आनंद डिस्ट्रिक्ट में प्रमुख थे, तो फिर उन्होंने बोला कि योग टीचर में के लिए रूप में मैं आपको प्रस्तावित करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जहाँ जहाँ योग के लिए जाते थे, मुझे उनके साथ में ले जाते थे। अच्छा। वो बोलते थे मैं योगा करती थी, कभी मैं बोलती थी वो योगा करते थे। तो ऐसा कर करके हम करते थे। एक दिन कैसा हुआ कि वो लोग कहीं लिमड़ी के आसपास, उनके भैया के बेटे और कोई उनका ड्राइवर और कुछ लोग वो जा रहे थे, तो एक्सीडेंट हो गया। और वो लुटारू लोगों ने वो खिले बिले वाले पट्टे रख दिए, तो पंक्चर हो गया पूरा, वो हो गया, उसके ड्राइवर के छाती में स्टीयरिंग घुस गया और बहुत बड़ा बड़ा एक्सीडेंट हो गया। और कई प्रॉब्लम के कारण उनको एम्बुलेंस नहीं मिला और टाइम से वो लोग हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। एक ड्राइवर की वहीं डेथ हो गई, 2 लोगों को ज़्यादा इंजरी हो गई। तो वो फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। मैं तो शिविर के स्थल पे, बीच में हमें ऐसा था कि भाई बांदी चौकड़ी के पास हम लोग मिलेंगे, मैं ऑटो से उतर जाऊंगी, वो मुझे कार में ले लेंगे। मैं इंतजार करती रही, वो आए नहीं आधे घंटे तक। तो मैंने सोचा कि चलो मैं ऑटो से वहीं चले जाती हूँ। ऑटो वाले को मैंने बोला मुझे शिविर स्थल पे पहुंचा दो। अच्छा। इनका फोन ही नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ आ रहा था। तो मैं सोच रही थी क्या करूं। फिर वहां जाके भी मैंने 15 मिनट इंतजार किया। फिर मैंने लोगों को बोला कि चलो हम लोग योग करते हैं, इनको यदि आना होगा तो आ जाएंगे, यदि नहीं आना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको योग करवाती हूँ। तब मैंने अकेली, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया कि ठीक है आप बोलती जाओ, हम लोग योग आता है, हम लोग योग करेंगे, आप डायरेक्शन दो। क्या बात तो है। मैंने इंस्ट्रक्शन दिया और वो सब लोगों ने योग किया। तब से मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं भी बोल के करवा सकती हूँ। सुपर सुपर। तो फिर उन्होंने कहा 7 बजे, 7:30 बजे फोन आया कि भाई ऐसा एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ। मैंने बोली योग शिविर तो खत्म हो गई, अब डोंट वरी, आप टेंशन मत लो। फिर ऐसे करके एक दिन वेस्टर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल में हमारा शिविर रखा था स्कूल के बच्चों के लिए। तो मैं वहीं बैठी थी अकेली, क्योंकि मैं जल्दी पहुंच गई। वो लेट आए, तो मैं चांगा से जा रही थी, वो विद्या आनंद से आते थे, तो मैं पहुंच गई। तो मैंने आराम से बैठे सोचती थी क्या करना चाहिए। फिर मैंने सोचा कि मुझे पतंजलि चिकित्सा ले लेना चाहिए। अच्छा। मैं भी बिजनेस कर सकती हूँ, सब लोग ये योग करवाते करवाते कमाते ही है, तो मैं भी कुछ कर सकती हूँ। और फिर मैंने सोचा कि कैसे करूंगी। फिर मैंने इनको बात की, भरत भाई को, नहीं योग चिकित्सालय चाहिए मुझे। लेकिन कैसे करोगी। मैंने बोला वो सब कुछ हो जाएगा, आज तक इतना किया है तो और अभी भी हो जाएगा। फिर आनंद में मैंने मांगा, वो प्रेसिडेंट थे, तो मैंने आनंद में मांगा, तो उनको ये लगा होगा कि भाई नहीं कर पाएगी, तो आनंद में किसी राकेश आर्य को दे दिया।
फिर मैंने इनको बिठा दिया। मैंने बोला देखो अभी मुझे नडियाद में चाहिए, आपको मुझे देना ही है किसी भी हालत में। जैसे मुझे अपने योग में सपोर्ट किया टीचर के रूप में, आपको वैसे ही मुझे चिकित्सालय के लिए सपोर्ट करना है। उन्होंने सिग्नेचर की। फिर वो शिषपाल जी हमारे अभी योग गुजरात योग बोर्ड के प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, वो उस टाइम चेयरमैन थे गुजरात के, तो उन्होंने दिया। फिर मैंने स्वामी जी की सिग्नेचर करवा ली। पर उनके भैया थे राम भरत जी, उनको ये लगता था कि ये नहीं कर पाएगी, तो फिर उन्होंने सिग्नेचर नहीं की। मैंने मुझे चिकित्सालय नहीं दिया। मैंने फिर हर 3 महीने में कोई ना कोई शिविर होता था, महिलाओं के शिविर होते थे, युवाओं के शिविर होती थी, कुछ ना कुछ चलता था, तो मैं चली जाती थी। फिर एक ही डिमांड करती कि मुझे चिकित्सालय चाहिए, नडियाद में ही चाहिए। वो सिग्नेचर वाला पेपर तो था, इसीलिए दूसरे को तो दे नहीं सकते थे, पर मेरा अप्रूवल कराने के लिए फिर इनको मैंने एक दिन बोला कि भाई राम भरत जी, यदि मैं कर पाई तो आप मेरे पास बरकरार रखने का ये चिकित्सालय, नहीं तो 1 साल के बाद ले लेने का। 1 साल के लिए मुझे ट्रायल के लिए दे दो, यदि मैं कर पाई तो ठीक है, नहीं कर पाई तो आप दे दूंगी, और कर पाई तो आप क्रेडिट दे देना। और उस टाइम फिर रामदेव जी ने बोला, स्वामी जी ने, कि भरत दे दे, वो लड़की बहुत अच्छा कर पाएगी। तो उन्होंने फिर दूसरे दिन आके मुझे बोला कि आप अग्रीमेंट करके जाना। मैंने बोला डिपॉजिट नहीं है पर मेरे पास, आप अच्छा। बोल रहे हो अग्रीमेंट करके जाओ, पर मेरे पास डिपॉजिट नहीं है। बोले आपसे किसी ने डिपॉजिट नहीं मांगी, आप एग्रीमेंट करके जाओ। फिर मैंने एग्रीमेंट करके आई, और फिर मैं आके मैंने जगह ढूंढी। तो एक डॉक्टर की जगह थी, ईश्वर भाई पटेल की, तो उन्होंने मुझे 2050 तक वो जगह दे दी है। अच्छा। तो इतना बड़ा एग्रीमेंट कोई करता ही नहीं है, नहीं करता इतना बड़ा है। विश्वास करना बहुत मुश्किल बहुत चीज है। मुश्किल चीज होती है। उन्होंने बोला कि तू बहुत अच्छा काम करती है, तू कर। तो उन्होंने मुझे ऐसा बड़ा एग्रीमेंट करके दे दिया, और मेरी चिकित्सालय खुल गई। और फिर चिकित्सालय के बाद मुझे चिकित्सालय के शुरू करने के पहले मुझे डिपॉजिट देनी थी, तो स्वामी रामदेव जी दिसंबर में यहाँ आए थे, तो मैंने एक लेटर लिख के दिया और डिपॉजिट माफ करवाने की सिग्नेचर करवाई, और डिपॉजिट माफ करके दी स्वामी जी ने। अच्छा। तो पहले एक लौता सेंटर है भारत का जो बिना डिपॉजिट के चलता है, तो स्वामी जी ने मेरी काफी हेल्प की। और एक महेंद्र भाई पटेल थे, पटेल है, उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए दिए और मेरा बिजनेस शुरू करवाया। बोले कि, मैंने बोला कि आपको यदि ये पैसे वापस नहीं मिले तो आप क्या करोगे? वो अभी राष्ट्रीय अंधजन मंडल आनंद के प्रेसिडेंट है। तो मैंने कुछ नहीं, मैं ये समझूंगा कि आपकी मेहनत के आगे ये पैसे कुछ भी नहीं है। वाओ। तो उन्होंने सेटअप करने में काफ़ी मेरी हेल्प की, और फिर मेरा चिकित्सालय चलने लगा। फिर मुझे चिकित्सालय आगे चलाने के लिए, यानी मेरे पास डॉक्टर है, 7 लोगों का स्टाफ है, अच्छा। पूरा POS मशीन है, POS मशीन है, बार कोडिंग सिस्टम है, पूरा यानी ऑनलाइन पूरा मतलब आपने इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेशन कर पूरा, दिया। हाँ, पूरा जैसे जैसे अपडेट होता है वैसे सब बिजनेस में अपडेट किया। सेल्फ सर्विंग रैक्स है, सब कुछ है अपने चिकित्सालय में, और 50-60 की OPD है। और इसके बाद फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूटर के लिए अप्लाई किया। अच्छा। FMCG के लिए। तो फिर उसको वो मेरे जो अभी के हस्बैंड है मेरे, सतीश भाई शर्मा, वो जनरल मैनेजर थे, तो वो देखने के लिए आए, और उनको ये लगा कि भाई ये कर सकती है, तो डिस्ट्रीब्यूटरशिप तो दे दी, पर उसमें मुझे दुकान पे माल देने में और सब दिक्कत आती थी थोड़ी, काम करवाने में भी, क्योंकि बहुत स्पीड से काम करना पड़ता है वो चीज। फिर भी मैंने शुरू किया, 1-2 साल चलाया भी। फिर उनको लगा कि इसके साथ जुड़ना चाहिए, तो हमने शादी कर ली, और अभी भी मेरे साथ है वो। क्या बात है, बहुत पतंजलि ने मुझे बिजनेस तो दिया, हस्बैंड भी दिया। अरे वाह वाह वाह। हाँ। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि भाई मैं ऑटो में घूम रही हूँ, ये बस में घूम रही हूँ, मेरा बहुत टाइम जाता है, मैं बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, कैसे करूँ काम, वो आना जाना भी मुश्किल हो रहा था मेरा जी। तो एक दिन भगवान को प्रार्थना की, मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी चाहिए पर पैसे भी नहीं है, गाड़ी कैसे लूंगी? फिर एक मैंने सोचा कि हम है ना, हमारी बात कर किसी से, योग्य व्यक्ति से अपनी बात करें ना, तो कभी भी अपनी बात फेल नहीं हो सकती। सही बात है जी। फिर मेरी पेशेंट आती थी शिल्पा बेन,
उसको बोला कि 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए आप दे सकते हो क्या मुझे? बोले हाँ ले लेना। उनको ये लगा कि भाई मैंने मुझे कार लेनी है, ऐसा ही बोला था मैंने। अच्छा। फिर मेरे और मेरी बहन के सैलरी के 1-1 लाख रुपए थे। 58,000 मैंने अपनी सैलरी से ले लिए, यानी पतंजलि चिकित्सालय के प्रॉफिट से ले लिए, और 1 लाख रुपए में रमेश भाई शाह करके रवि किरण फैक्ट्री के मालिक हैं, वो इनके साथ मेरी बहुत बनती थी। तो मैंने इनको बोले कि ठीक है ये गिफ्ट में देता हूँ। तो उन्होंने 1 लाख रुपए मुझे गिफ्ट में दिए, बाकी के 3 लाख ऐसे मैनेज, 3.5 लाख मैनेज किए मैंने, 3,98,000 मैंने पहली अपनी वैगनआर ली, बिना कैश से वैगनआर ली। तो मैंने सोचा कि भाई, क्योंकि इस टाइम मुझे ये था कि मुझे बैंक लोन देगी नहीं देगी, क्योंकि परेशानी थी। सही बात है, सही बात है। फिर बैंक वालों को जाके मैंने बोला कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटरशिप है मेरे पास, चलाने के लिए मुझे 20 लाख की सीसी चाहिए। पंजाब नेशनल बैंक ने ना बोल दिया कि हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि इनका मेरा अकाउंट वहीं चल रहा था। फिर मैंने देना बैंक में, मेरे एक पत्रकार भाई थे, वो कौशिक भाई भट्ट थे, उनको जाके मैंने बोला कि कौशिक भाई कोई सोर्स है क्या, मुझे सीसी चाहिए। बोले कि मेरा फ्रेंड है देना बैंक में मैनेजर है, अच्छा। चीफ मैनेजर है, आपकी बात करवा सकता हूँ। तो इनको मेरे पे भरोसा था, क्योंकि मैं सरपंच से लेके आज तक जितनी भी सफर थी उनका वो साक्षी था, क्योंकि मेरा प्रेस मीडिया रिपोर्टर के सारे भी जितने भी रिपोर्ट होते थे उनको ये देखता था, वो मेरी रिपोर्टिंग भी करता था, तो उनको मालूम ही था कि वो कर सकती है। तो उन्होंने देना बैंक के मैनेजर को जाके बोला कि इनको सीसी चाहिए। तब सीसी के लिए फिर वो मुझे मिलने आए राठौर साहब। राठौर साहब को बोला कि राठौर साहब देखो, मैं आपको 1 महीने में यदि आप सीसी देते हो ना, तो मैं आपको आपके अकाउंट खुलवाऊंगी और वहां का बंद करवाती हूँ। अच्छा। बोले कि ठीक है 1 महीने में दूंगा। डील। हाँ, तो मैंने डील की। अच्छा। तो मैं 1 महीने में मुझे सीसी दी 20 लाख की, और फिर मैंने जितने, क्योंकि महेंद्र भाई के जो पैसे मैंने 5 लाख लिए थे वो प्रीतिबेन से लेके मैंने, यूएसए की एक फ्रेंड थी मेरी, जी, इनसे लेके मैंने इनको वापस किए। प्रीतिबेन को पैसे वापस करने के लिए मैंने रमेश भाई शाह रवि किरण के फैक्ट्री के मालिक से लेके करे। और इनको क्या बोला मैंने, रमेश भाई को मैंने बोला, रमेश भाई मैं आपसे पैसे लेती हूँ ना, हर महीने 50,000 रुपये आपको वापस करूंगी, 1 भी रुपया ब्याज इंटरेस्ट नहीं दूंगी। तो इन्होंने मुझे 7 लाख रुपए ऐसे दिए, तो मैंने 14 महीने इनको वापस कर दिए। फिर तो मेरी सीसी हो गई, फिर मुझे किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। और फिर सतीश भाई भी मिल गए, तो वो मार्केटिंग फील्ड के MBA थे, तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिल गया। और फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप, तो क्योंकि वो लोग पर्सनल केयर और FMCG और सब अलग अलग करने लगे, तो फिर मैंने सोचा कि ये छोड़ देते हैं और पतंजलि पे ध्यान देते हैं। फिर मैंने इनका एक हर्बल सेंटर शुरू करवाया और फिर इनका अलग बिजनेस शुरू करवा दिया और पतंजलि का, और दोनों मिला के बहुत अच्छा चलने लगा, हमारा जीवन भी अच्छा चलने लगा। क्या बात है। फिर मैंने सोचा कि भाई जब अब अपनी जॉब भी अच्छी चल रही है, अपना पतंजलि चिकित्सालय भी अच्छा चल रहा है, सतीश भाई भी बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं, और अभी कोई चिकित्सालय की कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरा बिल्डिंग भी अपने को मिल गया था, क्योंकि पहले आधा बिल्डिंग था मेरे पास, फिर उनके साथ बात करके मैंने पूरा बिल्डिंग ले लिया, तो हम पूरे अच्छे से काम कर सकते थे फुल फ्लेज में। और दिन ब दिन मैं इनकम टैक्स के दायरे में आ गई, और आज मैंने 5,55,230 रुपए इनकम टैक्स पे कर दिया खुद का, क्या इस साल का, बात है। इस साल का। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो हम इतना कमा सकते हैं, अपनी खुद की गाड़ी, मेरी सिस्टर की गाड़ी भी रख सकते हैं, मेरी गाड़ी भी रख सकते हैं, हम ड्राइवर भी रख सकते हैं, रसोई वाले भी रख सकते हैं, काम वाले भी रख सकते हैं, कई लोगों को जॉब दे सकते हैं। वेरी नाइस। तो जॉब देने के बाद मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें भी काफी लोगों को जॉब दे दी, इसमें भी दे दी। फिर मैंने सोचा कि एक ट्रस्ट खोलते हैं। अच्छा। मैं कुछ ट्रस्टों में अपनी सेवाएं दे रही थी, फिर मैंने सोचा कि एक ऐसा ट्रस्ट खोलते हैं कि जिसमें हम कुछ समाज का अच्छा काम करें। ओके। इसके कारण मैंने फिर सेतु ट्रस्ट नाम के एक ट्रस्ट शुरू किया। अच्छा। तो मैंने, मेरी बहन, मेरे हस्बैंड और जो लोग मेरे सेवा के कार्यों में सहयोग देते थे, मैं डिसेबल का काम पहले से करती थी, 1995 से करती थी। हाँ। उसमें जिन लोगों ने कुछ ना कुछ सहयोग दिया, जो लोग मुझे अच्छे लगे, या तो जिनको ये लगा मुझे कि ट्रांसपेरेंट है, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को मैंने जोड़ना शुरू किया। अच्छा।
और फिर ऐसे लोगों, और फिर स्किल वाले लोगों को जोड़ना शुरू किया कि जी वो अच्छा बिजनेस करते हैं, या तो अच्छा कमा रहे हैं, या तो कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, इनको मैं जोड़ूं। और जिनको ट्रस्ट के पैसों की कोई जरूरत नहीं है, जो खुद का पेट्रोल खर्च करके सेवा करना चाहता है और जो खुद का समय देके कुछ समाज को देना चाहता है, ऐसे लोगों को मैं इकट्ठा करूं। ऐसे लोगों को इकट्ठा करके एक दिन मैंने बोला कि हमें ये काम करना है। मैं ब्लाइंड हूं, तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि मैं ब्लाइंड हूं तो केवल ब्लाइंड का ना काम नहीं करते हुए सारे डिसेबल, जितने 21 तरह के डिसेबिलिटी वाले लोग हैं, इनके लिए कुछ काम करूं। अनाथ बच्चों के लिए काम करे, सिंगल पेरेंट बच्चे जिनका या तो फादर है या तो मदर है, तो दोनों में स्थिति बहुत प्रॉब्लम वाली होती है। लड़की को यदि फादर है अकेले और मदर नहीं है, तो भी उसका डेवलपमेंट अटक जाता है। लड़के को यदि मदर है और फादर नहीं है, तो भी डेवलपमेंट अटक जाता है। तो मैंने ऐसे सिंगल पेरेंट लोगों के लिए, और फिर जो जिनके माँ बाप डिसेबल है, जो बच्चों के माँ बाप डिसेबल, उन लोगों के लिए काम करते हैं। तो फिर इनके लिए हमने हॉस्टल शुरू किया। एक पहले बॉयज हॉस्टल शुरू किया, फिर गर्ल्स वाले बोलती है हमारे लिए क्या करोगी, मैंने गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया। अभी 123 लड़के और लड़कियां अपने पास है, 42 लड़कियां हैं। बाय द वे, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जिसकी बात करी हॉस्टल की, आनंद में मैं उस जगह पे जाके आया हूँ। बड़ा सौभाग्य था मेरा कि मैं जो हर साल ये गणेश उत्सव करती हैं बहुत भव्य तरीके से, उसमें आरती लेने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनके हॉस्टल के जो बच्चे हैं जो देख नहीं सकते हैं, उन बच्चों के मैंने परफॉर्मेंस देखे, और रियली में मैडम जो आप काम कर रहे हो वो रियली में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है वो। आई मीन लोग अपने बच्चों को नहीं संभाल पाते हैं, आप दिव्यांग बच्चों को संभाल रहे हो, और वो भी संख्या आज के डेट में। पहले अगर आपको पता हो तो 5 बच्चे 6 बच्चे हुआ करते थे, आज 1-2 बच्चों को लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, और 132 बच्चों को आज ये संभाल रहे हैं। रियली में आप बहुत अल्टीमेट काम कर रहे हो। तो इनका खाना पीना और हॉस्टल और नहीं सब निःशुल्क होता है। इनका कंप्यूटर सिखाने का काम, इनको फुटबॉल, फिर क्रिकेट, फिर जूडो, फिर एथलेटिक्स, सब की ट्रेनिंग देते हैं। वो अपने बच्चे, एक दिनेश करके लड़का है राठवा, वो इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की टीम से वो क्रिकेट खेलता है। मैं मिला हूं दिनेश। हाँ, और हमारी एक लड़की मधी राठवा करके लड़की है, वो वर्ल्ड में अभी फुटबॉल खेलने गई है। अच्छा। वर्ल्ड लेवल पे अभी केरला में वो प्रैक्टिस कर रही है। वाओ। तो वो 12वीं में पढ़ रही है। और ऐसे अपने एक नरेश राउत करके लड़का है, वो इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल जो गोवा में होता है, हाँ। उसमें वेस्ट जोन में गोल्ड मेडल लेके आया वो फुटबॉल में। अल्टीमेट। ऐसी वो 1-2 साल में जो 2011 में 2022 से ट्रस्ट शुरू किया है, और 2023 से ये हॉस्टल फैसिलिटीज दे रहे हैं। तो 2 साल में तो काफी बच्चों का प्रोग्रेस है। 3 लड़के जो है वो गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं, किसी को 13,000, किसी को 16,000, किसी को 26,000 से 2 म्यूजिक टीचर लगे हैं, कंडक्टर के रूप में जॉब लगा है। अभी हम बच्चों को क्लास 1, 2, 3 जीपीएससी की एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ वो लोग तैयारी भी करते हैं। हमारे कई बच्चे 2-2 डिग्री लेते हैं, बीए और म्यूजिक कॉलेज दोनों साथ में करते हैं। तो हम लोग बच्चों को मैं सोचती थी कि मेरे पापा पैसे देते थे कुछ, वो मिडिल क्लास के थे, पर फिर भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे देते थे। राइट। तो मैं और मेरी बहन तो पढ़ लिए, पर एक बार एक लड़की मुस्लिम थी और हम लोग उसको पढ़ा रहे थे वो अपने प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो उसको बीएड करना था, तो उसकी बुआ के यहाँ रह के उसको करना पड़ रहा था। तो मैंने सोचा कि ऐसी हॉस्टल होनी चाहिए बच्चों के लिए, ताकि वो किसी पे निर्भर न रहे पढ़ाई के लिए। तो हम लोगों ने सोचा कि भी अभी तो रेंट पे सारे बिल्डिंग है, पर आगे जाके वो जमीन लेके उसकी बिल्डिंग बना के इनको सारी जितने भी डिसेबल लोगों को स्पीच थेरेपिस्ट चाहिए, एक्यूप्रेशनल थेरेपिस्ट चाहिए, फिजियोथेरेपी चाहिए, या तो जितनी भी पढ़ाई के लिए, या तो उनके हलन चलन के लिए, या तो उनके प्रोग्रेस के लिए, या तो अपने माँ बाप को थोड़ी शांति मिले, इसके लिए जितनी भी सुविधाएं चाहिए हमें सब अवेलेबल करवानी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। वेरी ट्रू। तो हम लोग इसके लिए जरूर
आपके सहयोग से ट्राई करेंगे। 100% आप और बहुत अच्छा काम करो। बाकी बात बता दूं मैं आपको दर्शकों सहयोग की, हमने एक प्रोग्राम किया था पहल करके, जिसमें हमारी टीम से लगभग 1200 वुमेन ब्रिगेड थे। वहां पे मैडम पहली बार आई थी। उनका बहुत शानदार स्पीच था। मैं कोशिश करूंगा कि उस स्पीच के कुछ क्लिप को मैं आपको बता पाऊं। हमारी टीम की जो है सेतु वोरा मैम, लकली मैडम ने जो संस्था का अपने नाम रखा वो भी सेतु फाउंडेशन है, और सेतु वोरा जो हमारी टीम की चैंपियन है, उन्होंने हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं आज के डेट में पानी की, कैंगन वाटर की, मेरे दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि कहीं ना कहीं सेतु जी के माध्यम से मेरी मैडम से मुलाकात हुई। उन्होंने 12 प्लेट की जो 4 लाख की मशीन होती है वो उन बच्चों के लिए, कि वो बच्चे वहां के जो हैं वो अच्छा बेस्ट पानी पी पाए, उसके लिए मैडम को जो है वहां पे उस संस्था को उन्होंने गिफ्ट किया। मैम इस वीडियो के माध्यम से सेतु मैम, बहुत दरिया दिल होना चाहिए कि अपनी कमाई का जो है इतना बड़ा डोनेशन आप औरों के लिए, कहते हैं इंसान जिए खुद के लिए तो क्या जिए, अगर जीना है तो औरों के लिए जियो। इस तरीके के बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और मैडम डेफिनेटली हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक बड़ी, क्योंकि ये आप जिस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप काम कर रहे हो, वो कोई साधारण समस्या नहीं है, और उसकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलकर हाथ बढ़ाना पड़ेगा, जो बैकअप करें, जो सपोर्ट करें ऐसी संस्थाओं को, क्योंकि ये काम आप अपने लिए नहीं कर रहे हो। आपका तो बिजनेस, आपकी जो जिंदगी के लिए जो चीजें हैं वो तो ऑलरेडी सेट हैं, और आज कहीं ना कहीं आपको मुझे बुलाने का जो सबसे बड़ा पर्पस था, सबसे बड़ा उद्देश्य था आपके साथ बैठ के, कि मैं उन तमाम सारे लोगों को मेरे साथ, मैं खुद, मेरे साथ कई सारे वॉलंटियर्स और कई सारे देश विदेश के ऐसे लोग हैं जो इस पॉडकास्ट को देखें, आपके काम को, आपके विचार को और आपकी ताकत को समझें। और हम जिस मिशन पे आगे काम करने जा रहे हैं, कि जहां पे हम लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, लोग अपने फंड का सही इस्तेमाल करें सही जगहों पे, हम उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। और डेफिनेटली मैडम, जो आपने कहा कि हम सब लोग फिजिकली, मेंटली, तन मन धन से कोशिश करेंगे कि आप जिस मुहिम को आपने छेड़ा है उस मुहिम को हम एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं, एक सिस्टम क्रिएट करें जहां से ऑर्गेनाइजेशन को बल मिलता रहे, क्योंकि धन का बल बहुत जरूरी है आज के जमाने में, वो मिलता रहे, उस तरीके की सिस्टम क्रिएट करेंगे, और डेफिनेटली हम उसके ऊपर काम करेंगे। धन्यवाद आपका, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अभी हम कितने 123 बच्चों को रख पाते हैं। आनंद डिस्ट्रिक्ट में तो 25,000 जितने डिसेबल लोग हैं, सबको रखना तो पॉसिबल नहीं है, पर इनके जीवन में छोटी मोटी, जैसे उसको कोई स्वरोजगार दिलवाना, या तो उनके लिए छोटी मोटी कोई काम करना, वही वृद्ध पेंशन दिलवाना, उसको जो गवर्नमेंट के एड्स होते हैं, यदि छोटे 1,000 का पेंशन भी दिलवाना हो तो उनको मालूम नहीं है कि कैसे मिलता है वो, तो वो दिलवाना। और यदि कभी कोई मल्टी हैंडीकैप बच्चा है या तो मेंटल रिटार्डेड बच्चा है, 2-4 दिन के लिए उनके माँ बाप को कहीं उनको छोड़ के जाना है। वो बच्चा 18 साल का है पर उसका बिहेवियर 1.5 साल का है, क्योंकि उसकी बुद्धि इतनी ही है। तो ऐसे बच्चों को किसके भरोसे छोड़ के जाए? तो हम लोग ऐसा सेंटर बनाना चाहते हैं कि कभी 2-4 दिन के लिए भी इनको छोड़ के जाना हो तो अपने भरोसे पे छोड़ के जाए, और हम उनको लोगों के लिए अच्छे केयर टेकर्स रखें, ताकि इनको अच्छे से माँ की तरह उनको संभाले टेम्पररी, क्योंकि पूरा टाइम तो हम नहीं रख सकते, फिर भी काम तो बहुत है करने के लिए। फिर हम लोग अपने उत्सव मनाओ पर्यावरण बचाओ ऐसा कुछ काम करते हैं, जिसमें आप आए थे। तो हम लोग इस बार 900 1 से 5 और 6 से 8 के स्टैंडर्ड के बच्चे को 30 स्कूल में गणपति की मूर्ति दी, वो गाय के गोबर और मिट्टी की, और उनको वो इको फ्रेंडली तरीके से डेकोरेट करने का और थीम बनाने का एक कंपटीशन रखा। पिछली बार हमने पहली बार किया था तो 500 बच्चों को दी थी 1 से 5 धोरण में स्टैंडर्ड में। इस बार 1 से 8 900 दी, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको देते हैं और इनका रजिस्ट्रेशन करवाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये पीओपी की मूर्तियां लोग न खरीदे या तो स्थापना न करें। बिल्कुल सही क्योंकि पर्यावरण के रक्षा के लिए हमें पीओपी की मूर्ति बहुत नुकसानदेही है, तो जो सही रूप में मिट्टी में मिल जाए वैसी चीजों से मूर्ति बनानी चाहिए। तो हम ऐसी और आदिवासी बहनों को ये रोजगार दे रहे हैं। अभी वो काम दिसंबर से हम अपने दिव्यांग बच्चों से करवाएंगे, जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं इनसे ये काम करवाएंगे, ताकि इनको रोजगारी भी मिले और जो पर्यावरण का रक्षा का जो अभियान हमने छेड़ रखा है वो भी हो। और हमने इस पिछली बार 37 लोगों ने हमारे युवा जो
कंपटीशन होती है, हम्म, जो 18 वर्ष के ऊपर के जो लोग गणेशोत्सव करते हैं, पंडालों में करते हैं, मंडलों में मिलके करते हैं, घरों में करते हैं, अपने शेरियों में, स्ट्रीट में करते हैं। तो इन लोगों के लिए कंपटीशन के में से 37 मंडलों ने भाग लिया था। इस बार वो संख्या बढ़ के 86 हो गई। वाह, तो हमने ये अभियान चलाया है आनंद डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल, आगे जाके तो पूरे गुजरात में और इंडिया में चलाएंगे और सबको बोलते हैं कि आप उसका कॉपी करें। हम लोग जो चला रहे हैं उसका कॉपी करके आप भी अपना अभियान चलाएं, ऐसा अभियान में हेल्प करें, क्योंकि सब जगह हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप ऐसे कोई तो कंपटीशन में करने से लोग जुड़ते हैं और पीओपी की मूर्ति के बदले वो इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति, मिट्टी के हो चाहे फटकड़ी की हो चाहे पेपर की हो, चाहे कैसे भी करके जो भी इको फ्रेंडली मूर्ति है जो जमीन में अच्छे से घुल जाए, वेरी गुड। वैसी मूर्ति की स्थापना करे। और हम बच्चों को पूरा वीडियो दिखाते हैं कि पीओपी की मूर्ति क्यों नहीं लानी चाहिए। और फिर चिड़िया, वो मूर्ति 9 इंच की मूर्ति देते हैं, उसमें बॉक्स चिड़ियाघर देते हैं, ओके, ताकि बॉक्स का भी इस्तेमाल हो जाए। चकली घर, चिड़ियाघर देते हैं, तो वो फिर वो बॉक्स निकाल के चिड़ियाघर के लिए वो डाल देते हैं, उसमें चिड़िया आके अपना घर बनाती है। अरे वाह, और फिर उसमें हम सीड्स देते हैं, विंटर फ्लावर, क्योंकि अभी विंटर आने वाला है। तो वो मूर्ति जैसे विसर्जित करेंगे उसमें से 80% मिट्टी मिला के, वो गाय का गोबर ही है तो मिट्टी मिला के फिर उसको फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल करें और इसको बो दे बीज को, तो विंटर फ्लावर हो जाएंगे, ताकि पर्यावरण में से जो हमने जो किया है उसमें से एक नए फूल खिलेंगे, नया जीवन मिलेगा। क्या तो बात। हम लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है। तो ऐसे ऐसे कई दिव्यांगों की नवरात्रि भी करते हैं 9 दिन के लिए, कि हमारे दिव्यांग बच्चे स्टेज से गाते हैं और दिव्यांग बच्चे गोल बना के घूमते हैं, गरबा खेलते हैं। तो इनको खेलने हमने आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक म्यूजिक टीम बना रखी है, अच्छा, 16 लोगों की। तो वो श्रद्धांजलि के प्रोग्राम करते हैं, गरबा के प्रोग्राम करते हैं, भजन के प्रोग्राम करते हैं, ऐसे प्रोग्राम भी करते हैं। तो इनसे जो इनको इनकम आती है वो संस्था नहीं लेती, वो जो इनकम आती है उनको पॉकेट मनी के रूप में दे देते हैं, बांट देते हैं, बच्चों को डांट देते हैं, वेरी नाइस, ताकि इनकी कला का विकास हो और वो कुछ अपना कमा सके, तो इनको भी आत्मसम्मान मिले। क्योंकि सम्मान तब मिलता है जब हम खुद स्वामानी बने। वाह वाह मैडम, आप बहुत अच्छा गाते हैं। कोई ऐसा प्यारा सा गाना जो आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए गुनगुना सकते हैं? वैसे तो गाने बहुत कुछ है, तो हम लोग चाहते हैं कि मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। क्या बात है, क्या बात है। और रियली में जिस तरीके से मधुबन खुशबू देता है, जिस तरीके से सागन जल दे के जीवन देता है, उसी तरीके से आज मैं उस दिन आया तो जो बच्चे थे आश्रम के, उस आपके संस्थान के, वो बच्चे आपको माँ कह रहे थे, सुधा माँ। और रियली में कितना प्यारा लगता है कि एक बच्ची जो खुद उस तरीके के परवरिश में बड़ी हुई हो, और जब वो आके उस तरीके के अपनी तरीके के कई 100 बच्चों को जब संभालना चालू करें, उनकी माँ बन जाएं, तो इससे बढ़िया रियली में खुशी क्या हो सकता है। आप बहुत ही बड़े इंस्पिरेशन हो। अमेरिका के अंदर आप गई थी, आपको अवार्ड मिला था क्या? हाँ, मुझे आज तक 18 कुछ अवार्ड मिले, फिकी फ्लो का राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है, फिर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फॉर सोशल वर्क एंड टीचिंग में अवार्ड मिला है मुझे। फिर जूनियर चैम्बर की ओर से अमेरिका में मैं गई थी, जो जूनियर चैम्बर ने पहले मुझे अपने नडियाद जूनियर चैम्बर वालों ने मुझे नॉमिनेट किया था, फिर मुझे जोन में दिया, फिर मुझे गुजरात में स्टेट में दिया, फिर गुजरात से मैंने नेशनल पे मुझे अवार्ड दिया, और फिर इंटरनेशनल पे मेरी फाइल भेजी गई। तो मेरे अंकल ने लिखा था, इफ नॉट शी देन हु। वाओ, जो वो नहीं है तो और कौन है। तो
तो वो अवार्ड मुझे एडमंड हिलेरी उसके जज थे। अच्छा। और होनोलुलु हवाई में मुझे 97 में 24 साल की एज में ये अवार्ड मिला था। और उसी में भी मैं सबसे छोटी थी। जो अवार्डी थे 10 आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड के यस जितने भी अवार्डीज थे उसमें मैं सबसे छोटी थी। आज तक का पूरा हिस्ट्री है उसमें मैं अभी भी छोटी ही हूँ उसमें। तो क्योंकि हर साल 10 लोगों को अवार्ड देते हैं अलग अलग फील्ड में। तो पर्सनल अकम्पलिशमेंट एम्पावरमेंट अकम्पलिशमेंट का अवार्ड था मेरा। That's तो wonderful. मुझे होनोलुलु हवाई में उन्होंने टिकट देके मेरे मेरिट पे मुझे अमेरिका बुलाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। बहुत बढ़िया। तो- जितने भी यूथ हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो अपने संदेश के रूप में? या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि उनकी छोटी समस्याएं बहुत बड़ी हो चुकी हैं और जिसकी वजह से अपने जीवन में जो साधना चाहते हैं वो नहीं साध पा रहे हैं। अंतिम क्या मैसेज आप देना चाहोगे? जो आदमी भागता रहता है कभी सोचता नहीं है। पहले तो आदमी को जो करना है वो जो दिशा में जाना है उसके लिए बैठ के थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मुझे कौन से दिशा में जाना है और क्या करना है। वो एक बार सोच ले कि मुझे ये करना है तो उसी दिशा में वो एफर्ट्स लगाए। क्योंकि अभी स्मार्ट वर्क का जमाना है। हमारे एफर्ट्स भी स्मार्ट होने चाहिए। यस, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैं पूरे युवा धन को, युवा लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि आप में बहुत क्षमताएं हैं। आपकी क्षमता को आप खुद पहचानो। कोई आपकी क्षमता पहचान के आपको नहीं बोलेगा कि आप ये करो। आपको खुद को अपनी क्षमता पहचान के आपका रास्ता तय करना है कि आप कौन से रास्ते पे चलना चाहते हो। आप 10,000 कमाना चाहते हो कि 10 लाख कमाना चाहते हो, वो आप पे निर्भर है। क्या आप देश सेवा करना चाहते हो कि आपको खुद को मिटाना चाहते हो, वो आपको तय करना है कि आप क्या करना चाहते हो। आप जो तय करोगे वो सब मिलता है। जो आदमी सपना देखता है और उसी पे लगा रहता है उसको हर चीज हासिल होती है। जीवन में सेवा का क्या महत्व है? सेवा का बहुत महत्व है। जो अपने माँ बाप की सेवा करे, अपने भाई बहन की सेवा करे, अपने से कमजोर लोगों की सेवा करें। क्योंकि सब सशक्त नहीं है दुनिया में और हर आदमी अपने आप से ऊपर नहीं उठ सकता। जो अपने ऊपर नहीं उठ सकता उनको हम हमारा हाथ दे, उंगली दे तो वो पकड़ के ऊपर उठ जाएगा। तो हमें सेवा तो करनी चाहिए। और पूरे 24 घंटे में 10-15 मिनट या आधा घंटा या हफ्ते में 1 घंटा या आधा घंटा या महीने में 1 घंटा, साल में 1-2 घंटे हम किसी न किसी रूप में अपने सेवा को अंजाम दे। हम सेवा कार्य करें ताकि हमें वो संतुष्टि मिले, जीने की संतुष्टि। आज बहुत सारे यूथ है जो अपनी एनर्जी को नेटफ्लिक्स में, टीवी में, फालतू कामों को, फालतू वीडियोस को देखने में खराब कर रहे हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि अपने समय का थोड़ा समय निकाल के ऐसे लोगों की वो क्यों मदद उन्हें करनी चाहिए जो डिसेबल है? वो ये देखो, अपना जो नेटफ्लिक्स है, ये जो टीवी है, या तो अपना नेगेटिव पार्ट स्ट्रॉन्ग करता है या तो अपनी खुशियाँ बढ़ाता है। उसके अलावा उसमें से ना पैसे मिलते हैं ना कोई ज्यादा खुशी मिलती है। वेरी ट्रू। क्योंकि एक चीज आप देखोगे तो थोड़े 2-4 मिनट के बाद दूसरी चीज देखना पसंद करोगे। तीसरी मिनट में कोई तीसरी चीज आप जैसे रील स्क्रॉल करते हैं, मैंने देखा है सबको रील स्क्रॉल करते हुए। तो एकदम पूरी रील देखी ना देखी आप आगे बढ़ जाते हैं। अपना जीवन बहुत फास्ट हो गया है। अभी इसी हालत में कभी हम सोचे कि हमारे साथ कभी डिसेबिलिटी हो जाएगी तो हमारा क्या होगा। कभी एक्सीडेंट में हो गया, क्या तो हमारी बढ़ती उम्र के साथ हो गया, तो हमारे माँ बाप को कुछ बहरास आ गई, या तो हमारे माँ बाप को कुछ कम दिखाई देने लगा। तो कभी हमने खुद ने नहीं सोचा कि कभी हमारे माँ बाप को कम दिखाई दे तो हम क्या करेंगे, हमारे माँ बाप को बहरापन आ जाए तो हम क्या करेंगे, उनको डेमेंशिया का कुछ हो जाए, यानी कि वो भूलने की एक बीमारी हो जाए। उनको कि भाई गैस चालू भूल जाए, लाइट चालू भूल जाए, दरवाजा खुला भूल जाए, तो वो हालत में आप क्या करोगे। तो हमारे घर में भी कोई डिसेबिलिटी या डिसीज आ सकते हैं, खुद के घर में भी आ सकते हैं, खुद को भी आ सकते हैं। कभी एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर चला गया, किसी का हाथ चला गया, किसी की आंख चली गई, और हमारी हड़बड़ी में भी कुछ एक्सीडेंट हो जाते हैं। हमें इतनी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग है ना, बहुत उतावलापन होता है, इसमें एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो हम कोई ना कोई अंग गवा देते हैं, कुछ ना कुछ डैमेज हो जाता है अपना बॉडी का पार्ट या दिमाग का पार्ट। तो हमें इतनी हड़बड़ी में नहीं जीना चाहिए कि हमारा कुछ नुकसान हो जाए और दूसरों का भी हो जाए। तो हमें पहले तो थोड़ा धैर्य से, आराम से सारी चीजें करनी चाहिए। और दूसरा,
हमें एक लक्ष्य लेके घूमना चाहिए कि हम हमारे जिंदगी में कुछ समय, जैसे कुछ पैसे हम सेवा के लिए दान देते हैं, धर्म के काम में मंदिरों में देते हैं, ऐसे कुछ अपना समय ऐसे बच्चों के साथ बिताना चाहिए वाह, ताकि इनकी जो प्रॉब्लम है उनसे आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कि इनके पास तो कितनी सारी प्रॉब्लम है, हमारे पास तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हम डिप्रेशन में रहते हैं। और मुझे लग रहा है मैडम, मुझे लग रहा है कि अगर आप ऐसे बच्चों के साथ समय बिताते हो तो उनको कितना अच्छा लगता है वो छोड़ दो, आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा जब वहां से आप उठोगे। कारण उसके पीछे, क्योंकि अब तक आप शिकायतों से रो रहे थे और अब आपको ये लगना चालू हो गया, वो भगवान तूने मेरे ऊपर कितना रहम किया है, तूने मुझे सब कुछ दिया है और आज आज मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मेरी जो मैं तकलीफ जिसका मैं गाना गा रहा था उसके मुकाबले इनकी तकलीफ बहुत ज्यादा है। तो तुमको खुद से और ज्यादा तुम गर्वान्वित महसूस करोगे और जब खुद गर्वान्वित महसूस करोगे तो कार्य करोगे और जब कार्य करोगे तो कार्य का परिणाम तुम्हें हमेशा अपने जीवन के अंदर मिलेगा। सुपर्ब। मेरे साथ 40 लोगों की टीम जुड़ी हुई है। अच्छा। कोई MBA, 3 बच्चे तो 23, 20 साल के बच्चे हैं। जो ये वंदन है वो MBA है, HR अभी MSW कर रहा है। मैंने बोला MSW कर ले भाई, तू पता चले सेवा कैसे होती है। फिर एक वेद करके लड़का है, वो पॉलिटिकल साइंस में BA किया है, अभी MSW कर रहा है, वो 20 साल का लड़का है। और एक व्रज करके, व्रज पटेल है, वो लैंडस्केपिंग का बहुत बड़ा काम कर रहा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BSc किया हुआ है उसने। तो ऐसे 23-24 साल के कई बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं। हमें पूरा युवा ग्रुप सेतु ट्रस्ट की ओर से बनाया है, उसमें अभी 65 लोग जुड़े हैं। हर तालुका में हम एक युवा कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति कर रहे हैं ताकि वो सेवा करे। कुछ जो सेतु के जो भी प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करें और लोगों की सेवा में लगाए। तो थोड़ा अपना समय जो हम गपशप में लगाते हैं, किसी की निंदा कुथली में लगाते हैं, उसके बजाय हम कुछ अपना समय और कुछ फालतू चीजें देखने के लिए लगाते हैं या तो फालतू चीजें करने के लिए गुनाहित कृत्यों में लगा देते हैं। उसके बजाय हम ये कुछ अपना जो अच्छा समय है वो जैसे घूमने फिरने में लगाते हैं, इसके साथ साथ कुछ समय अपना सेवा में भी लगाए। साल का कुछ 2 घंटे भी लगाएगा, कोई 12 घंटा भी लगाएगा, कुछ महीने का 1 घंटा 2 घंटा लगाएगा, कोई हफ्ते में 1-2 घंटा लगाएगा। तो वो सेवा से जो संतोष और आनंद मिलता है वो सबसे ऊपर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मैसेज मैं चाहता था कि आपसे मैं लोगों को पास करूं, क्योंकि जो अपना पूरा जीवन जो है लोगों की सेवा में दे रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सेवा किसी से पूछ के, किसी पाँच के, किसी से मांग के, एक स्वावलंबी सेवा। और इनके ट्रस्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती कि ऐसे ही लोग कनेक्टेड हैं जिनको ट्रस्ट से कमाना नहीं है, जो लोग ट्रस्ट को बैकअप कर सकते हैं, जो ट्रस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट से जो है अपनी जिंदगी को उनके चलाने की जरूरत नहीं है। सब लोग ऑलरेडी स्वावलंबी हैं। ऐसे मैं सभी भाइयों से मिला हूं, जो भी प्रेसिडेंट हैं, वंदन का इन्होंने नाम लिया, और भी इस तरीके से हमारे और कुछ भाई लोग- प्रेसिडेंट है वो प्राकृतिक खेती करते हैं, वो प्राकृतिक बिल्डर है खेती- वैसे तो, बिल्डर है और प्राकृतिक खेती का बहुत बड़ा मध्य गुजरात में जीतू- उसका ड्रैगन फ्लाई। हाँ, जितेंद्र भाई जीतू पटेल, भाई जी, जितेंद्र हमारे भाई पटेल। चिराग भाई इवेंट मैनेजमेंट का काम देखते हैं, यस वो यस ट्रेजरर है। yes. जो हमारे नरेंद्र भाई उपाध्याय वो म्यूचुअल फंड का काम देखते हैं और बैंक मैनेजर रह चुके हैं। तो ऐसे ऐसे हमने 3 पीढ़ियों तक हमने ये सोचा है कि ये ट्रस्ट अगले 100 साल तक जिंदा रहे, वाह। अच्छे से काम करे। इसके लिए हमने 3 पीढ़ी तक वो संचालन हो सके, इसीलिए हमने ऐसे ऐसे लड़के, और सारे जितने भी लोग हमारे ट्रस्ट में सारे निर्व्यसनी हैं। किसी को कोई टॉबैको का या ड्रग्स का कोई एडिक्शन नहीं है। हम नो ड्रग कैंपेन भी चला रहे हैं। तो अलग अलग तरह के हम काम कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है कि हम ये दिव्यांग बच्चों को, अनाथ बच्चों को हम आत्मनिर्भर बनाए, क्योंकि मेन स्ट्रीम में उनको लाना है, जिंदगी भर हॉस्टल में नहीं रहना है इनको। तो हम इनकी शादियां वादियां सब करवाते हैं। हर साल 7 से 11 बच्चों के हम शादी करवाते हैं। तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, सुपर, बहुत शानदार। थैंक यू सो मच मैम, आज आपने वक्त दिया और मुझे पूरा यकीन है कि ये पॉडकास्ट नहीं, ये आई ओपनर आर है। ये आई ओपनर आर है जिसमें बहुत कुछ मुझे जानने को मिला, बहुत सीखने को मिला। मैंने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन आपसे लिया और मुझे 100% यकीन है इस बात का कि जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको भी काफ़ी ताकत मिली होगी और आज इनके अंदर का मन का द्वार खुल चुका होगा आपकी वजह से। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं तो ये कहना चाहती हूँ, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार,
जीना इसी का नाम है। क्या थैंक यू सो बात है। मच, बहुत खुशी मिली। और मैं चाहती हूँ कि मेरे तरह आप भी हिम्मतवान बने, धैर्यवान बने और हमेशा उत्साहित रहे, पॉजिटिव सोचे और लोगों की मदद करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Thank थैंक you. यू।